हम लोग टॉपिक नंबर 5 में हैं। अपने सिलेबस में लिखा हुआ है इंडियन एंड वेस्टर्न, तो नोट करेंगे पहले लिखेंगे ग्रीक दर्शन से संबंधित। ग्रीक दर्शन, ग्रीक दर्शन क्लियर। ग्रीक दर्शन में लिखो ग्रीक दर्शन। अब नीचे लिखो आप, देखो ग्रीक दर्शन में ध्यान रखना कि हम 3 लोगों का विशेष रूप से अध्ययन करने जा रहे हैं। थोड़ा साउंड कम। पहला है सुकरात, दूसरे हैं प्लेटो और तीसरे हैं अरस्तु। कितने फिलोसोफर हैं एक बार बोल लो सारे लोग। सुकरात को अंग्रेजी में सोक्रेटिस कहा जाता है, प्लेटो को प्लेटो कहोगे और अरस्तु को एरिस्टोटल। किसी दिन अगर अनुवाद कर दिया इसने हूबहू अंग्रेजी का हिंदी तो कई लोगों को दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है कोई ऐसा हिंदी वाला मिल जाए ट्रांसलेटर जो इनका अनुवाद एरिस्टोटल लिख दे, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि अरस्तु है कि एरिस्टोटल दोनों एक है कि अलग अलग है। सोक्रेटिस सुकरात को कौन कौन से हैं, और इन तीनों का जो काल है ये ग्रीक दर्शन में स्वर्ण युग कहलाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ ग्रीक फिलोसफी। तो हम तीनों पर बल देकर चलेंगे। सुकरात पे 2 बार सवाल आ चुका है आईएएस में, इस पे अभी तक बना नहीं है। पीसीएस में बना हुआ है, प्लेटो पे, आईएएस में नहीं बना है सीधा। एरिस्टोटल पे 2 से 3 बार सवाल ऑलरेडी आ चुका है। किस पे? अरस्तु पे। फिर से बनेगा। इन तीनों को ठीक से पढ़ लेना है, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु को। मगर सुकरात से पहले भी ग्रीक दर्शन में कुछ फिलोसफर हुए हैं, सबको पढ़ने और जानने की कोई जरूरत नहीं है। कई लोगों ने, जब ये इथिक्स का पेपर आया था 2013 में, तो जानबूझकर ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाई गई जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, केवल माहौल पैदा करने के लिए। बाद में उनको हटाना पड़ा, मगर शुरुआत में मास लेवल पे लोगों ने ऐसी चीजों को पढ़ा जिसकी कतई आवश्यकता नहीं थी कि हम थेलिज को पढ़ें, एनेक्जिमेंडर को पढ़ें, एनेक्जिमेनिस को पढ़ें, पाइथागोरस को जाके डिटेल से देखें। ये सब बिल्कुल जरूरत नहीं थी, मगर कई लोगों ने जानबूझकर आगे बढ़कर पढ़ाया केवल दिखावे के चक्कर में कि जानकारी कुछ ज्यादा है। मैंने उस समय भी विरोध किया और मैंने मना किया कि इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। 13 से लेकर 25 तक हो गया, कभी थेलिस, एनेक्जिमेंडर, एनेक्जिमेनिस पे कोई सवाल, और लोगों ने खूब पढ़ा, खूब अच्छे से पढ़ा कि कहीं सवाल आ जाए तो हम अकेले लिखेंगे और दुनिया नहीं लिख पाएगी। तो कई बार ऐसी ऐसी चीजें होती हैं सिविल सेवा के फील्ड में, तो आपको सतर्क रहना है कि क्या रिलेवेंट है और क्या रिलेवेंट नहीं है। अगर आप सतर्क नहीं हो तो कई बार ऐसी सामग्री इकट्ठा कर लोगे जो आपके पास तो है, आप समय भी दे रहे हो, मगर अनुपयोगी है, अप्रासंगिक है। हमारा वीडियो अगर उस समय का भी होगा, उस समय भी मैंने विरोध किया था। कई लोगों ने 20 पेज इस पे पढ़ाए हैं केवल दिखावाबाजी के चक्कर में, और उस समय के लड़के भी यह बोलते थे कि ये जो पढ़ाते हैं कोई नहीं पढ़ाता। बाद में उनका भ्रम टूटा 5 साल के बाद, ये जो पढ़ाते हैं वो इररिलेवेंट है। क्या है? अप्रासंगिक है। ये 2.5 लाख वाले कोचिंग में चल रहा था। कौन से कोचिंग में? पुराना नोट उठा लोगे 5-7 साल पहले का, मैं जो बता रहा हूं उसको तो सत्यापित कर सकते हो कि नहीं? ये कोई असंभव काम नहीं है। और मैं बोल रहा हूं तो अब तो कटिंग करके लोग डाल भी सकते हैं, कट करके डाल सकते हैं, कि क्यों हम डिटेल में जाएं। महत्वपूर्ण है आप सुकरात को ठीक से देखो, प्लेटो देखो, यहां से सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से चल रही हैं। अब इनके पहले वाले को खूब आप विस्तार दो,
उन पे खूब हवाबाजी करो, ऐसी ऐसी बातें बताओ जो सुनने में तो ठीक लगे, लिखने की कहीं कहीं जरूरत है। तो ऐसे 20-30 पेज लोगों ने लिखवाए। मैंने उस समय भी मना किया कि आवश्यकता, बाद में लोगों ने उसमें रिफॉर्म किया, संशोधन किया, उसको कट करके बाहर निकालना पड़ा, मगर 6-7 साल तक लोगों ने पढ़ा, ऐसी चीजें पढ़ी जिसकी कोई आवश्यकता। तो ये आपका दायित्व तो बनता है, ध्यान रखना कि सतर्क रहें, किस पाठ में कितना पढ़ना है। नहीं तो ऐसी सामग्री आपके पास इकट्ठा हो सकती है जो कि आवश्यकता ही नहीं है। आपको लगता है पूछ दे तो हम ही अकेले लिखेंगे, तो ऐसा नहीं होता। जो चीजें पूछी जाती हैं उनका कुछ ना कुछ महत्व होता है, उसकी कुछ ना कुछ प्रासंगिकता होती है, तब पूछा जाता है। और अभी तक प्लेटो के पहले गया नहीं है, ध्यान रखना। ये सुकरात से पहले, तो हम लोग सुकरात से पहले थोड़ी सी विवेचना करेंगे एक पेज की। हमने जब से पढ़ाना शुरू किया इथिक्स को, तो हमने पहले बैच में भी इस बात को इंगित किया था कि लिखा क्या हुआ है, सिलेबस में क्या लिखा हुआ, ध्यान है आपको? भारत और विश्व के, ये तो खुली छूट है सामने वाले को। अब आपके ऊपर निर्भर है कि किसको पढ़ें और किसको। हम तो कह सकते हैं कि इसको 1 महीना पढ़ते हैं, नैतिक विचारक बहुत सारे हैं, तो आपको तो चुनना पड़ेगा ना। बोल, नाम दिया है क्या किसी का? सारे लोग बोलो, नाम दिया है क्या? किसी का नाम नहीं है। मध्य प्रदेश पीसीएस में नाम दिया हुआ है, वहां बताया गया है कि आप इनके इनके बारे में पढ़िए। कहां पे? मध्य प्रदेश पीसीएस में। मगर आईएएस में और यूपी पीसीएस में खुली छूट। अब खुली छूट का दुरुपयोग, लोगों ने ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाई जिसकी कोई आवश्यकता, उस समय भी मना कर रहा था, आज भी मना करता। और 14 साल का, ये 13 से लेकर 25 तक लगभग 12 साल का क्वेश्चन पेपर इस बात का साक्ष्य है कि जो मैंने कहा, जो जिसने माना बात, वो फायदे में रहा है। नहीं तो अनावश्यक चीजें पढ़ के बहुत सारे लोग गए। ये जो रिजल्ट खराब जो हुआ है हिंदी मीडियम का, इसमें एक कॉज नहीं है, कई सारे कॉजेज हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के पास आप जाओगे, देखोगे कहां से शुरुआत कर, सोक्रेटिस से शुरुआत किए हुए। पूछोगे पास्ट में और बताओ, तो ज्यादा डिटेल में जाएगा नहीं। प्रोफेशनल अप्रोच है, ये भी होना चाहिए ना, प्रोफेशनलिज्म। नहीं तो सेंटिमेंटल होके पढ़ो कि फलाने जी ने बोल दिया है, ये यूट्यूब पे छाए रहते हैं, इनका पढ़ना बहुत जरूरी है। अरे बोलो, बोलो यस और नो। तो ध्यान रखना है, सतर्कता बरतनी है। कौन है, इससे कोई अंतर, सबका ट्रैक रिकॉर्ड मुझे पता है। समझ में आया? आपको कम पता होगा, मुझे तो ठीक से पता है। अरे बोलो, क्लियर है? अच्छी बात है। आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पास्ट में नहीं जाना है कि आप थेलिस पे जाओ, उनके बारे में विवेचना करो, एनेक्सिमेनिस पे जाओ, एनेक्जागोरस पे जाओ, एम्पेडोक्लिस पे जाओ। ऐसे ऐसे नाम सुन के लोग, फिर मेहनत करके लोगों ने रटा, 5-7 साल तक रटा, 8 साल तक रटा। अभी भी पुराने वाले लोग रटते हैं कि कहीं आ जाए तो मैं लिख लूंगा। तो उनको लिख लेना चाहिए कि नहीं पूछा जाएगा। क्या लिख लेना चाहिए? क्लियर है? अपना भी तो अनुभव है, और फिलॉसफी डिपार्टमेंट का अनुभव है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। समझ में आया? तो उस चीजों को ध्यान रखोगे। कई बार सुनते रहिए सब, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा उस पर एक्टिव हूं नहीं, तो बहुत ज्यादा जिसको सुनता है वो मान लेता है। नहीं सुनो तो पढ़ो, और प्रासंगिक सामग्री को पढ़ो, उसका सेवन करो। दशा तो बिगड़ेगी ही। और इससे दशा और क्या बिगड़ सकती है हिंदी मीडियम की? जो वर्तमान स्थिति है, ये अति है। क्या है? अति है, ये एक्सट्रीम कंडीशन है। ध्यान रखना कि जहां टॉप 200 में, 300 में खोजना पड़ता है कि कौन है। 2010 में टॉप 100 में हमको लगता है 25 लोग रहे होंगे। ये दशा थे। अब उस स्तर से चलते चलते हिंदी मीडियम इस स्तर पे आ चुका है। तो पहले सारे लोग पढ़ाते थे, कंपटीशन था, टीचरों में भी अच्छा कंपटीशन था। अब कंपटीशन पढ़ाने से ज्यादा दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, सोशल मीडिया पे। क्लियर है? आते हैं यहाँ पे विषय वस्तु पे, नोट करते हैं। क्या लिख लिया आपने?
ग्रीक दर्शन। तो ग्रीक दर्शन से पहले हम सिर्फ एक को देखने जा रहे हैं, सोफिस्ट को देखने जा रहे हैं, क्योंकि कई बार सोफिस्टों की चर्चा होती है, ध्यान रखना है। सोफिस्ट, अब आज भी कहीं कहीं कोई व्यक्ति कुतर्क करता है तो लोग कहते हैं ज्यादा सोफिस्ट्री मत करो, शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा संक्षेप में सोफिस्ट को देखेंगे और उसके बाद हम आ जाएंगे सुकरात पे, प्लेटो पे, अरस्तु पे। हम कितने लोगों को देखने जा रहे हैं मैं हिंट दे देता हूं। सुकरात को देखेंगे, प्लेटो, अरस्तु, ये ग्रीक दर्शन कंप्लीट। ग्रीक दर्शन के बाद हम मध्यकाल के किसी फिलोसोफर का अध्ययन नहीं करेंगे, ध्यान देना, क्योंकि मध्यकाल डार्क एज माना जाता है, अंधकार युग। बोलो, तो यहां साफ कर उड़ा देंगे, क्योंकि इस समय कोई स्वतंत्र बौद्धिक विकास था नहीं, कोई बौद्धिक स्वतंत्र बौद्धिक चिंतन नहीं था, क्योंकि पूरी तरह से कमांड और कंट्रोल किसका था? पोप का। बोलो यस और नो। हम इसको डार्क एज बोलते हैं ना, अंधकार युग। पढ़े होगे ना इतिहास में, अंधकार युग। उस युग के लगभग 1000 ईयर्स के फिलोसफी को हम अध्ययन नहीं करने जा रहे। उसके बाद जब शुरुआत करेंगे तो हम लोग आ जाएंगे, बेंथम को देख लेंगे, मील को देखेंगे, कांट को देखेंगे, हीगल को देखेंगे, ब्रेडले को देख लेंगे। इसके बाद ब्रेडले के बाद हम लोग रॉल्स को देख लेंगे और अमरसेन को देख लेंगे। हम सात्रे को भी देख सकते हैं, जियो पॉल सात्रे। तो इतने लोगों का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। क्लियर है? जो सवाल है अभी तक सोक्रेटिस पे पूछा जा चुका है, एरिस्टोटल पे पूछा जा चुका है, कांट पे सीधा सवाल जा चुका है, रॉल्स पे जा चुका है। 4 लोगों पे सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बोलो। तो हम लोग सोक्रेटिस से पहले थोड़ा विवेचना कर लेते हैं संक्षेप में, और फिर सोक्रेटिस से इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे। क्लियर? बोलो क्लियर। नोट करेंगे। सुकरात से पूर्व ग्रीक दर्शन में, सुकरात से पूर्व पहले ग्रीक दर्शन में सोफिस्टों ने, सोफिस्ट, सुकरात से पूर्व ग्रीक दर्शन में सोफिस्टों ने नैतिक सापेक्षतावाद का प्रतिपादन किया था। नैतिक सापेक्षतावाद अंडरलाइन कर लोगे। क्या लिखा आपने? बोलो क्या लिखा? नैतिक। फिर से बोलो क्या लिखा? नैतिक सापेक्षतावाद का मतलब संदर्भ है कि नैतिकता सापेक्ष है। नैतिकता क्या है? यह व्यक्ति सापेक्ष है। सारे लोग बोलो किसके सापेक्ष है? नैतिकता व्यक्ति सापेक्ष है। संदर्भ क्या है कि मुझे जो लगता है कि यह सही है वो मेरे लिए उचित है, और आपको लगता है कि यह करना सही है तो आपके लिए उचित है। बोलो, ऐसी फिलॉसफी रही है एक संदर्भ में। तो ग्रीक दर्शन में सुकरात से पूर्व सोफिस्टों ने इसका समर्थन किया है कि जो मुझे अच्छा लगता है वो मेरे लिए सही है। मैं कहूंगा कि ये काम करना चाहिए, और आपको लगता है कि नहीं ये काम करना उचित है, तो आपको वही काम करना चाहिए, वो आपके लिए उचित है। इसे कौन सा सिद्धांत कहोगे? बोलो नैतिक। फिर से बोलो कौन सा सिद्धांत? मोरल रिलेटिविज्म, आप इथिकल रिलेटिविज्म बोल सकते हो। नैतिक सापेक्षतावाद नोट करोगे, संदर्भ स्पष्ट हो जाते। सापेक्ष है, नैतिकता सापेक्ष है, व्यक्ति व्यक्ति के अनुसार नैतिकता निर्धारित होगी। नोट करोगे। एक प्रसिद्ध सोफिस्ट, प्रोटोगोरस का कथन है कि प्रोटोगोरस का कथन है कि एक प्रसिद्ध सोफिस्ट प्रोटोगोरस का कथन है कि देखो, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं सुकरात से, कि सुकरात के पहले बहुत फिलॉसफी सिस्टमेटिक नहीं है। तो जब सिस्टमेटिक नहीं है तो वहां से प्रश्न पूछने की भी कोई प्रबल संभावना नहीं बनती है।
उसमें जाकर बहुत सारी चीजों पे रिसर्च करके वहां से खूब अध्ययन करने का औचित्य नहीं है। क्लियर है? जो एक प्रमुख थॉट आ रहा है सुकरात से पहले, वो कौन सा सिद्धांत है? प्रोटोगोरस। किसका कौन सा सिद्धांत है? नैतिक सापेक्षता। नोट करोगे, एक प्रमुख सोफिस्ट प्रोटोगोरस का कथन है कि, प्रोटोगोरस का कथन है कि, आईफोन देके इंपॉर्टेंट कॉम में लिख लोगे, मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मानदंड है। मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मानदंड है। मैन इज द, एक स्टेटमेंट बड़ा फेमस है, मनुष्य ही नैतिकता की कसौटी है या मनुष्य ही नैतिकता का मानदंड है। मतलब क्या है? अगर मुझे अच्छा लगता है कि ये कर्म करना चाहिए तो मैं वो काम करूंगा और कहूंगा यही उचित है, और आपको लगता है कि नहीं ये नहीं, ये काम उचित है, तो आपको वह कर्म करना चाहिए। मनुष्य ही नैतिकता का आधार निर्धारक है एक संदर्भ में। क्लियर है? मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग, इसी में लिखोगे। उनके अनुसार मनुष्य ही नैतिकता की कसौटी है। आशय है कि एक मनुष्य को जो सत्य प्रतीत होता है, आशय है कि एक मनुष्य को जो सत्य प्रतीत होता है वह उसके लिए सत्य है, और जो दूसरे के लिए सत्य प्रतीत होता है या जो दूसरे के लिए उचित प्रतीत होता है वह उसके लिए उचित है। जो दूसरे के लिए सत्य प्रतीत होता है या जो उचित लगता है वो उसके लिए उचित है। इस प्रकार यहां नैतिकता की, इस प्रकार यहां नैतिकता की सापेक्षिक एवं व्यक्ति आत्मनिष्ठ अवधारणा को स्वीकार किया गया है। इस प्रकार यहां नैतिकता की सापेक्षिक एवं आत्मनिष्ठ अवधारणा को स्वीकार किया गया है। सापेक्षिक एवं आत्मनिष्ठ, सब्जेक्टिव, आत्मनिष्ठ अवधारणा को स्वीकार किया गया है। कौन सी अवधारणा? कौन सी अवधारणा? मैं कहूंगी नैतिकता का निर्धारण अगर कानून से होगा तो आत्मनिष्ठता हुई कि वस्तुनिष्ठता हुई? अगर हम नैतिकता का निर्धारण कानून से करेंगे तो आत्मनिष्ठ हुआ कि वस्तुनिष्ठ हुआ? और जब आप खुद ही डिसाइड करोगे तो संदर्भ स्पष्ट होना चाहिए। आपको अपने अनुसार नहीं निर्धारित करोगे क्या ठीक है क्या गलत है। अगर कानून डिसाइड कर रहा है तो आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ हो गया, आपसे बाहर, और आप खुद ही डिसाइड करो, आत्मनिष्ठ हो गया। तो कौन सी अवधारणा उस समय थी? आत्मनिष्ठ अवधारणा थी। इनके अनुसार, इनके अनुसार नैतिकता का कोई सार्वभौम वस्तुनिष्ठ आधार नहीं है। नैतिकता का कोई सार्वभौम वस्तुनिष्ठ आधार नहीं है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और सुविधाओं के अनुसार, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं एवं सुविधाओं के अनुसार नियम बनाता है और उसे सही मानता है, साथ ही वह उसमें, साथ ही वह उसमें स्थान और परिस्थिति के अनुसार, साथ ही वह उसमें स्थान और परिस्थिति के अनुसार
परिवर्तन भी करता है, स्थान और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन भी करता है। चूंकि यहां मानव को ही नैतिकता का आधार या निर्धारक माना गया है, आधार, नैतिकता का आधार या निर्धारक या केंद्र बिंदु आधार या केंद्र बिंदु माना गया है, इसीलिए यहां मानववाद का समर्थन किया गया है। आलोचना। अब बताओ समस्या क्या होगी अगर हमने नैतिक सापेक्षतावाद को मान लिया, तो समाज में क्या समस्या हो सकती है, क्या पैदा होगा ये बताओ। अगर हमने मान लिया नैतिक सापेक्षतावाद को, तो क्या समस्या होगी समाज में? अरे बोलो क्या होगी समस्या, कुछ लग रहा है? आपस में संघर्ष होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे ये करना सही है, मैं कहूंगा ये करना सही, तीसरा कहेगा नहीं नहीं यह उचित है, तो आपस में संघर्ष होगा और विवाद होगा, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, एकमत नहीं बनेगा कि क्या करना चाहिए, क्या सही है, ये सवर्णो। अगर व्यक्ति को ही नैतिकता का मानदंड मान लिया जाए, तो समाज में शांति और व्यवस्था बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों? विवाद पैदा होगा। आप कहोगे ये उचित है, दूसरा कहेगा नहीं नहीं ये नहीं बल्कि ये उचित है, क्योंकि नैतिकता का निर्धारक कौन? मनुष्य, और सब लोग अलग अलग हैं। क्लियर? तो आलोचना नोट करोगे, यदि प्रत्येक मनुष्य स्वयं ही उचित और अनुचित के निर्धारण का आधार हो जाएगा, तो फिर समाज में अराजकता उत्पन्न होगी, समाज में अराजकता उत्पन्न होगी। और तब समाज में शांति, व्यवस्था और न्याय की स्थापना में, शांति, व्यवस्था और न्याय की स्थापना में कठिनाई होगी। क्लियर? बोलो कर सकते हो, बोलो क्लियर है। नेक्स्ट, ये हम लोगों ने ग्रीक दर्शन, पहले सोफिस्टों को संक्षेप में देख लिया। नैतिक सापेक्षतावाद पे भी कभी सवाल बने तो फिर आप लिख सकते हो कि नैतिकता सापेक्ष है, स्थान, काल, परिस्थिति, व्यक्ति के अनुसार। मतलब कोई एक चीज को हम कहें कि हमेशा कि ये सही है या ऐसी बात हम स्वीकार नहीं करेंगे। सापेक्ष है, स्थान, काल, परिस्थिति, यहां मानव सापेक्ष की स्थिति है। नोट करेंगे सुकरात, ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर, इन्होंने विष का प्याला पी लिया मगर अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। ये ध्यान रखना, पूरी उसकी एक स्टोरी है, बड़ी रोचक स्टोरी है। कई लोगों ने कहानी सुना रखी है, उस कहानी पे जानने के मैंने इतना बता दिया, सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, विष का प्याला इनके ऊपर आरोप लगाए गए और इन्होंने कहा कि मैं आरोपों का सामना करूंगा। अवसर था भाग जाने का, इनके पास अवसर था, इनके शिष्य सब रेडी थे कि आप निकल जाइए, मगर इन्होंने कहा कि मैसेज खराब जाएगा, बोलो, और सिद्धांत से समझौता करना पड़ेगा। इस आला दर्जे की सत्यनिष्ठा थी, सिद्धांतों से और अपने निर्णयों से कभी विचलित, विष का प्याला पी लिया। तो सत्यनिष्ठा का एक्सीलेंट एग्जाम्पल है एक तरीके से, कौन? सुकरात।
इन्हीं के शिष्य थे प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। एक से बढ़कर एक, आज से 2500 साल से भी अधिक पहले इनकी स्थिति थी, और इतने वर्षों के बाद भी आज भी सुकरात, प्लेटो और अरस्तु को पढ़ाया जाता है। कितनी जगहों पे? इथिक्स में पढ़ोगे, फिलॉसफी में पढ़ोगे, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ोगे, पब्लिक एड में पढ़ोगे, और भी दूसरी जगह लॉजिक में पढ़ोगे, जूलॉजी में पढ़ोगे, जियोलॉजी, और अलग अलग जगहों पे पढ़ना। एरिस्टोटल को तो कई जगह पढ़ते हो, जूलॉजी में भी है और लॉजिक में भी है। अरस्तु कौन? इतने ग्रेट ये सब थिंकर हैं, उनको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और संक्षेप में पढ़ने जा रहे हैं। आधे घंटे, किसी को 1 घंटे, किसी को 1.5 घंटे तक पढ़ेंगे। क्लियर? सवालों को देखते हुए चलेंगे जो सवाल पूछे गए। सुकरात पे भी आ चुका है, प्लेटो पे पीसीएस में, एरिस्टोटल पे आईएएस में। सवाल है क्या कोई? इसने कोई सवाल पूछा क्या? ठीक है, सुकरात। सबसे पहले लिखो सुकरात, सोक्रेटिस। नोट करोगे, ग्रीक दार्शनिक सुकरात मतानुसार ग्रीक दार्शनिक सुकरात मतानुसार सद्गुण, सद्गुण, वर्च्यू, क्या लिखे हो? सद्गुण। फिर से बोलना, कौन सा शब्द है? सद्गुण को मैंने पहले समझाया है, याद है? क्या है बोलो? याद है? कौन बोल सकता है? एक व्यक्ति हाथ उठा के बता कि मुझे याद है। पिन पॉइंट सद्गुण मैंने 3-4 बार, 5 बार बोला भी है, समझाया भी है। उस समय सद्गुण नीतिशास्त्र को भी नोट किया है। अब बोलो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। एटलीस्ट इसने एक सही बात बताई। एक बार यहां समझ लो, सद्गुण शब्द का प्रयोग किया, बोलो किया, ध्यान देना। एक बार यहीं पे कर लेते हैं, फिर इसको लाइन को आगे बढ़ाएंगे। सद्गुण की चर्चा हो रही है। ये तीनों लोग सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल के दर्शन में सद्गुण की व्यापक विवेचना है। किसकी? ये सद्गुण नीति शास्त्र का समर्थन करते हैं। कौन सा नीति शास्त्र? वर्च्यू एथिक्स का समर्थन करता है। सद्गुण क्या है? संदर्भ को ध्यान दे लेना। कोई मनुष्य है, कितने टाइप के कर्म होते हैं? या तो उचित होगा, या उचित और अनुचित। उचित कर्म का क्या करेगा? बारंबार अभ्यास करेगा। बोलो, जब कोई मनुष्य उचित कर्म का बारंबार, बोलो क्या करेगा? बार बार अभ्यास कर रहा है, तो अभ्यास से क्या बनेगी? आदत बनेगी, और उसमें एक अच्छा सा उत्तम कोटि का नैतिक गुण विकसित होगा। क्या विकसित होगा? नैतिक गुण विकसित होगा, या एक श्रेष्ठ मानसिक प्रवृत्ति विकसित होगी। क्या विकसित होगा? अच्छा सा एक माइंड सेटअप बन जाएगा कि मुझे तो हमेशा अच्छा काम करना है। जिसको अच्छा काम लगातार करने की आदत पड़ जाए, तो उसके दिमाग में बैठेगा कि नहीं कि मुझे ये काम लगातार करना। तो एक श्रेष्ठ मानसिक प्रवृत्ति विकसित होती है। कैसी मानसिक प्रवृत्ति? या एक उन्नत गुण, नैतिक गुण विकसित होता है। क्या विकसित होता है? या श्रेष्ठ मानसिक प्रवृत्ति विकसित होती है। इसे हम क्या कहते हैं? सारे लोग बोलो, क्या कहते हैं? सद्गुण कहते हैं। एक बार फिर से बोलना। जब मनुष्य अगर ऐसे कभी पूछ ले सद्गुण क्या है, सद्गुण क्या है, तो क्या बोलोगे? जब मनुष्य उचित कर्मों का बारंबार, एक बार नहीं बारंबार अभ्यास करता है, आदत पड़ जाएगी। उसके भीतर एक श्रेष्ठ उत्तम कोटि का नैतिक, जिसे जिसे साहस सद्गुण है, न्याय सद्गुण है। क्या साहस और न्याय क्या है?
विवेक क्या है? सद्गुण है। ध्यान देना, सद्गुण समझ में आ गया। मैं पूछूं सद्गुणी व्यक्ति कौन है? कौन व्यक्ति सद्गुणी है? वह व्यक्ति सद्गुणी माना जाएगा जो उचित कर्मों का अभ्यास करके क्या बना लिया है, जिसकी आदत है अच्छा काम करने की। वो व्यक्ति कैसा? दुर्गुणी व्यक्ति कौन है? जिसने अनुचित कर्मों का बारंबार प्रैक्टिस करके क्या बना लिया है? कौन सा व्यक्ति दुर्गुणी है? बोलो, मैं कहूं सच्चरित्रवान व्यक्ति कौन? बोलने में दिक्कत है। जिसने, वह मनुष्य जिसने उचित कर्मों का बारंबार क्या बना लिया, वह सद्गुणी व्यक्ति है, वह सच्चरित्रवान है। अगर आदत पड़ी है तो जैसी आदत वैसा क्या होगा? चरित्र। अरे बोलो, आदत से किसका निर्माण होता है? और जैसा चरित्र वैसा। चरित्र आंतरिक है कि बाह्य है? चरित्र कौन सा पक्ष? आचरण। तो किसी के चरित्र का पता लगाना हो तो क्या करोगे? आचरण को देखेंगे। आचरण अगर लगातार अच्छा कर रहा है, हमेशा अच्छा अच्छा कर रहा है, इसका मतलब मानना पड़ेगा उसका चरित्र उन्नत कोटि का है। इसका मतलब उसकी आदत, इसका मतलब उसने कैसे कर्मों की प्रैक्टिस कर रखी है। तो सच्चरित्रवान वो कहलाएगा। ध्यान देना। बोलो क्लियर। अगर ऐसे कभी सद्गुण पे सवाल चला जाए या सद्गुण नीति शास्त्र पे सवाल चला जाए, पूछ सकता है सद्गुण नीति शास्त्र क्या है, सद्गुणी व्यक्ति कौन मानोगे आप, अरस्तु कौन सा सद्गुणी क्या है। सुकरात थोड़ा अलग बोलेंगे, ध्यान देना। मगर अगर हम ऐसे ओवरऑल पूछ लिया जाए सद्गुणी व्यक्ति कौन, तो इसको लिखोगे। पूछा जाए सद्गुण क्या, ऐसे लिख दोगे। क्लियर। बोलो। और सद्गुण नीति शास्त्र कौन सा नीति शास्त्र? नीति शास्त्र में क्या हम करते हैं? उचित है कि, तो उचित और अनुचित का निर्धारण किस आधार पे करोगे? अगर आदमी सद्गुणी है तो मान लोगे उसका कर्म क्या है, और आदमी अगर सद्गुणी नहीं है, दुर्गुणी है, तो कर्म। तो उचित और अनुचित का निर्धारण किस आधार पे करोगे? मानव के चरित्र को देखोगे। किसके आधार पे? अगर वो सच्चरित्र है, सद्गुणी है, तो मान लोगे इसका कर्म उचित है। बोलो यस और नो। हमें रिजल्ट नहीं देखना है, परिणाम नहीं देखना है। तो सद्गुण नीति शास्त्र में हम मानव के कर्म के परिणाम को नहीं देखते हैं, मानव को देखते हैं कि आदमी है कैसा। अगर आदमी सद्गुणी है तो इसका कर्म भी कौन से नीति शास्त्र में? अरे बोलो कौन से नीति शास्त्र में? बोलने में दिक्कत है। 3 बार बोल चुका हूं, एक बार बोल के दिखाओ। ऐसा कर दोगे कि जो उचित कर्म, कई लोग उचित कर्म करते हैं कभी कभी, कई लोग अच्छा काम करते हैं कभी कभी, सद्गुणी कह दोगे क्या? तो ये बोलना चाहिए ना कि बार बार, बार बार करेगा तो क्या करेगा? इसका मतलब आदत सद्गुण है। बोलो, अच्छी आदत पड़ गई तो सद्गुणी हो गए, अब बुरी आदत पड़ गई तो दुर्गुणी हो गया। ये सोचो, ऐसा ध्यान रखना। अभी तो हम सुकरात में है, ये चर्चा हमने शुरुआत में करा रखी है, याद आ रहा है? बहुतों को याद नहीं है, एक को याद है, वो संभाले हुए पूरे क्लास को। बोले क्यों नहीं? अभी तो याद आ जाएगा। मैं जब बोलूंगा तो तुम्हारे अंदर सारा ज्ञान है भीतर में, मैं बोलूंगा तो उभर उभर कर सामने आता है। मगर जब तक माहौल नहीं क्रिएट किया जाए तब तक याद अभिमन्यु वाली दशा हो गई है। जब तक देखेगा नहीं कि हाँ रणभूमि के भीतर, तब तक भीतर से जागृत। अगर कोई अभिमन्यु से पूछता कि ये चक्रव्यूह के दरवाजों को कैसे तोड़ा जाता, उसको कोई ज्ञान नहीं था। मगर जैसे उसने दरवाजों को देखा, उसका भीतर का ज्ञान क्या होने लगा। तो ज्ञान तो हमारे भीतर है, जागृत करना पड़ता है। ये स्वर्णो, बल भी हमारे भीतर है, पता नहीं रहता कितनी ताकत है। आदमी अपने को लेयर लगाए हुए, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, हीनता का, फ्रस्ट्रेशन का, अपनी ही कमी का कि मुझसे कहाँ हो।
भरा हुआ है ज्ञान, भरा हुआ है संभावना, लोगों की जागृत नहीं है संभावना। तो शिक्षा का एक उद्देश्य मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता को जागृत करना भी है। हम लोगों ने लिखा है ना, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता को, कई लोगों की क्षमता धरी की धरी रह जाती है। बहुत लोग आईएएस बनने योग्य हैं, उनको पता नहीं कि मैं भी बन सकता। ये स्वर्णो ताकत तो बहुत है, मगर गाइडेंस नहीं है कि उनकी क्षमता उभर कर सामने दबी की दबी रह जाती है बहुतों की। ध्यान देना। और थोड़ा सा अवसर मिला उछल के, अभी क्षमता साकारित हो जाती है। नेक्स्ट लिख लिया? क्या लिखे? अब आ जाओ वहां पे। अब आगे जिन शब्दों को मैं बता चुका हूं दोबारा नहीं बताऊंगा, मान के चलूंगा पढ़ के आए हो, नहीं आए तो ऊपर से कुछ कुछ जाने देना, तनाव होता रहे, थोड़ा 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 तनाव अच्छी चीज है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत रहे तो लाइफ, उसको हम यूस्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थोड़ा सा तनाव जीवन के लिए फायदेमंद है, वो सकारात्मक तनाव है। कौन सा तनाव है? देखो कितना भीतर से हंसी आ रही है। अरे है ना, साइकोलॉजी में माना जाता है यूस्ट्रेस, नोट करो, यूस्ट्रेस। एक तो होता है नकारात्मक, कठिनाई पैदा कर देगा, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं तनाव में आके, या व्यसन के शिकार हो जाते हैं। ज्यादा तनाव में होगा तो किसी से लड़ कट लेगा, मर जाएगा, मार देगा। तनाव का ही तो नतीजा है। बोलो कुछ है क्या? अरे बोलो, मैंने कौन सा तनाव बोला? यूस्ट्रेस। क्या बोला? सकारात्मक है, अच्छा असर डालता है, आगे बढ़ने में मदद करता है। थोड़ा बहुत तो तनाव रहना चाहिए कि आईएएस बनना है। एकदम बिंदास हो जाओगे तो क्या करोगे? पढ़ाई भी नहीं करोगे ठीक से। क्लियर? अरे बोलो क्लियर। नेक्स्ट क्या लिख लिया? दिखाओ पेज, दिखाओ कहां कहां से बीच बीच में ब्रेक हो गया। ग्रीक दार्शनिक सुकरात मतानुसार सद्गुण, सद्गुण आत्मा के नैतिक विकास, आत्मा के नैतिक विकास और चरित्र की उत्कृष्टता को दर्शाता है। आत्मा के नैतिक विकास और चरित्र की उत्कृष्टता को दर्शाता है। यह ज्ञान रूप वस्तुनिष्ठ एवं सार्वभौम होता है। बौद्धिक सुख की प्राप्ति, बौद्धिक सुख की प्राप्ति सद्गुण के आचरण से ही संभव है। ठीक है, देखो कितना बढ़िया सवाल लिखा है। इसे जब भी अच्छा कर्म करने जाता हूं तो मेरे साथ कर्म की जगह कांड हो जाता है। अनुभवी आदमी है। देखो एक लिख रहा है कि भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है, जानकर कर क्या लोगे ये बताओ। कहां लिखोगे? कहां लिखोगे भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है? स्टार देकर लिख सकते हो। कभी यूपीएससी में ऐसा सवाल कभी नहीं आएगा। ईश्वर और भगवान में अंतर बताओ। कई बार हम दोनों को पर्यायवाची के रूप में प्रयोग करते हैं, मगर सतर्क हो तो भगवान और ईश्वर में अंतर कर सकते हो। देखो ईश्वर जनरली सामान्यतः हम उसको संज्ञा देते हैं जो इस जगत का उत्पत्ति करता हो, पालन करता हो और विनाश करता हो।
तो विभिन्न धर्मों में ईश्वर की संकल्पना है, गॉड को माना गया, ईश्वर की सत्ता मानी गई है। और जहां ईश्वर आता है वहां ऐसी स्थिति आई है कि उसी ने जगत को बनाया है। कई बार लोग कहते हैं कि जगत को ईश्वर ने बनाया है, वहां भगवान भी कई बार प्रयोग कर देते हैं, मगर थोड़ा सतर्क हो तो ईश्वर बोलो। क्लियर? वही पालन करने वाला है, वही कर्मों का फल देता है। कौन? ईश्वर। ईश्वर को कर्माध्यक्ष माना जाता है, वही विनाशक भी है। ध्यान देना, कहीं पे अलग अलग ईश्वर हैं, अलग अलग काम के लिए, कहीं पे एक ही ईश्वर ये सारा काम करता है, ये ध्यान देना। मगर जहां भगवान शब्द आएगा ना, वहां संदर्भ थोड़ा बदल जाएगा। भगवान आएगा जो हमारे जीवन के लिए रास्ता प्रशस्त करते हैं, जो उन्नत गुणों से युक्त हैं। वान का मतलब स्वामी होता है, ध्यान देना। जैसे धनवान धन का स्वामी, बलवान बल का स्वामी, तो ये भगवान है। भग मतलब उन्नत गुण, तो भगवान हम उसे कहेंगे जो उन्नत गुणों का स्वामी। बोलो, जैसे धनवान हुआ तो क्या? गुणवान, गुणों का स्वामी। बोलो, बोलते हैं। तो हम बुद्ध के लिए ईश्वर शब्द का प्रयोग नहीं करते, हम बोलते हैं भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध उन्नत गुणों के स्वामी हैं, वो हमारे लिए रास्ता बताते हैं कि आपको यह काम करना चाहिए और यह काम। पाली ग्रंथों में भी बुद्ध को जगत का निर्माण करता नहीं माना गया कि जगत का उत्पत्ति बुद्ध ने किया, ऐसा नहीं है। वो जगत के पालन करता है, ऐसा नहीं है। जगत का विनाश बुद्ध करेंगे, ऐसा नहीं है। बुद्ध ने एक रास्ता सुझाया, आपका दायित्व है कि उस रास्ते पे चलो। आपको उस रास्ते पे चलना। भगवान महावीर आता है, हम कई बार अपने आसपास के कई लोगों को भगवान से हम संबोधित करते हैं। इसका मतलब वो बड़े अच्छे गुणों से, उन्नत गुणों से युक्त है। हम उनको क्या बोल देते हैं? या भगवती भी बोलते हैं। ध्यान देना, हम इसको और बदलेंगे तो भगवंत हो सकता है, या भगवती हो सकती है, ऐसा होता है। ठीक है? तो उन्नत गुणों की स्वामिनी अगर हो तो भगवती बोल सकते हैं। क्लियर है? तो संदर्भ को ध्यान देना, ऐसे प्रश्न जनरली कभी बनेंगे नहीं। अब जब उतर के और अदरवाइज दोनों पर्यायवाची के रूप में सामान्यतः प्रयोग किए जाते हैं। अर्थ स्पष्ट हो गया? बोलो क्लियर। ज्यादा रिसर्च करने की कोई जरूरत? जो ज्यादा पूछता उसको कभी कभी मिलवा दिया करो। तो 4 सवाल दे दूंगा, दिन भर उलझा रहेगा, उत्तर उसको सही मिलेगा नहीं, उत्तर निकालेगा तो फिर खंडित कर दूंगा, फिर जाके 4 घंटा उलझेगा। समझ में आया? फिर उसका तनाव बरकरार रहेगा, आज भी तनाव, कल भी तनाव। ठीक है? फिर बोलो, कई सारे ऐसे लोग होते हैं कि पूछ पूछ के लोगों को परेशान किए रहते हैं। जहां 15, 10, 12 लोग हैं ना, कोई एक पूछने वाला हो जाता है, डेली 2 सवाल पूछेगा और 10 लोगों को परेशान करेगा। कभी कभी उनका भी इलाज करना पड़ता है, उसका भी तो इलाज है। वही सबको परेशान करे, कभी उसको भी परेशान कर दो। ठीक है? नीति शास्त्र मानव को आदर्शवादी बनाता है। यह यथार्थवादी समाज में देखो, आदर्श, ये तो रास्ता बता रहा है ना। आदर्शवादी भी बनाता है, कहता है कि इस तरीके से चलना चाहिए, और बताता भी है कैसे चलोगे, कितने फायदे हैं। तो विशुद्ध आदर्शवादी भी मत बोलो। ध्यान देना, हमें उस रास्ते पे चल सकते हैं, ऐसी चीजें बताता है कि हम उस रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय। इसीलिए तो इथिक्स आया है। इथिक्स आया क्यों है? पहले तो नहीं था इथिक्स। बोलो, था क्या पहले? लग गया कि लोगों को बताना जरूरी है कि लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या, आ गया इथिक्स। बोलो, और कोई विषय थोड़ी ही पढ़ाता, और सारे विषय ज्ञान देते हैं। ज्योग्राफी पढ़ लोगे, क्या मिलेगा? ज्ञान। कहीं पे लिखा हुआ है क्या कि यह कर्म करना चाहिए और यह कर्म, यह सही और यह, ऐसी बातें कहीं पे नहीं है। प्रासंगिकता है, नीति शास्त्र का महत्व हम लोगों ने लिख रखा है। सर धीरे धीरे बोलिए, लिखने में तकलीफ हो रही है। थोड़ी बहुत तकलीफ हो, बिना तकलीफ के जीवन हो तो वो जीवन में ठीक नहीं है। थोड़ा बहुत तकलीफ होना, अभी झेल लोगे, अभी तकलीफ को सहन कर लोगे तो बेहतर है। कभी बैठ के 3 घंटे में 4000 शब्द लिखो, आपको समझ में आ जाएगा कितना तेज लिखना है यूपीएससी में। अभी उसकी तुलना में कम रफ्तार से मैं नोटिंग कराता हूं। जितनी रफ्तार से आप नोटिंग कर रहे हो ना,
उस रफ्तार से आप 3 घंटे में 4000 शब्द नहीं लिख सकते हो। और भी कब? जब फर्स्ट पेपर में आप देखोगे, फर्स्ट पेपर में तो 25 सवाल हैं। कितने सवाल हैं? 10-10 नंबर के 25 सवाल हैं कि नहीं है? सारे लोग बोलो कितने सवाल? 20 है कि 25 है? 20 है। मान लो 20 है, यानी 20 बार आपको अपना विषय वस्तु चेंज करना है। एक बार लिखे, जैसे ही 10 नंबर या 15 नंबर का 12 नंबर का लिखे, आपको फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है कि नहीं? आधा मिनट सोचोगे कि नहीं? फिर नया पढ़ोगे कि नहीं? तो 20 बार तो आपको अपने माइंड की फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है। बोलो चेंज करनी है। और 20 बार चेंज करने के बाद कितने शब्द लिखने हैं? आसान काम है क्या? आप पूरा रटे हुए हो ना, एकदम लिटरली रटे हुए हो, एकदम लगातार लिखे जा रहे हो, तब 3 घंटे में सारे सवाल सॉल्व कर पाओगे। कभी करके तो देखो। नहीं करने पे तो लगता है कि अरे पढ़े हैं तो लिख लेंगे। 4000 शब्दों को लिखना आसान काम, जहां 20 बार अपने माइंड की फ्रीक्वेंसी, कभी इतिहास चल रहा है, अचानक इतिहास खत्म हुआ, ज्योग्राफी आ गया। अरे बोलो, इंडियन खत्म हुआ, वर्ल्ड आ गया, फिर उधर इंडियन सोसाइटी आ गई। बोलो, तो आपको 8-10 मिनट तो सोचने में जाएगा ना। 30 सेकंड भी सोचोगे तो 20 सवाल में कितना हो गया? 10 मिनट हो जाता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? और उसके बाद 4000 शब्द लिखना आसान काम नहीं होता है। बोलो धीरे धीरे लिखवाइए। अरे लिखते रहो, और क्या करोगे? अब पूछ रहे अस्तित्ववादी दर्शन को समझाइए, लगता है इसका सब तैयार हो गया है। एक ही बात जो सबसे लास्ट में पढ़ना उसको, अब इनको एक ही बार सीढ़ी पे नहीं चढ़ेंगे, छती पे मैं कूदा दूं तो हाथ पांव सब दिक्कत हो जाएगी। कई सबको लगता है एक ही बार नहीं, मुझे छती पे चढ़ा दे। सीढ़ी पे चढ़ोगे तो आराम से पहुंच सकते हो, और छलांग मारोगे तो नीचे ज्यादा छलांग। बोल अस्तित्ववाद को समझा दीजिए। क्या पूछ रहा है? अस्तित्ववाद की बहुत बाद की फिलॉसफी है, और लगता है कि इसका सब पहले का तैयार हो चुका है। एक ही बार मैं किसको समझा दूं? देखो, भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। कौन सा राष्ट्र है? ध्यान देना, कई लोग गलती करते हैं। जो पंथ निरपेक्षता की अवधारणा है, ध्यान रखना हमेशा। कौन सी निरपेक्षता? तो राष्ट्र के स्तर पे किसकी बात की गई है? पंथ निरपेक्षता की बात की गई है। राष्ट्र जो है किसी पंथ विशेष से संचालित, मगर व्यक्ति के स्तर पे क्या है? हम व्यक्ति के स्तर पे धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है। व्यक्ति के स्तर पंथ निरपेक्षता किस स्तर पे लाओगे ये बताओ? राष्ट्र के स्तर पे। राज्य सत्ता का संचालन किसी पंथ विशेष से, व्यक्ति के स्तर पे क्या है? आपको छूट मिली है धार्मिक स्वतंत्रता की, आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म का पालन कर सकते हो। बोलो, प्रचार कर सकते हो, प्रसार कर सकते हो। छूट है कि नहीं है कि पंथ निरपेक्ष बनोगे? व्यक्ति के स्तर पे धार्मिक सहिष्णुता की बात है, धार्मिक स्वतंत्रता की भी बात है। तो संदर्भ को ध्यान देना, नहीं तो ब्लंडर करोगे। दिमाग में डाल लेना, पढ़े चाहे जितना हो। राष्ट्र के स्तर पे लाओगे क्या, और व्यक्ति के स्तर पे क्या लाओगे? धार्मिक सहिष्णुता। हमें अपने धर्म को भी अपने धर्म को आप कर रहे हो कोई बात नहीं, मगर दूसरे धर्म का भी आदर हो, सम्मान हो, सह अस्तित्व का भाव हो। तो व्यक्ति के स्तर पे क्या लाओगे? धर्म में पंथ निरपेक्षता नहीं, धार्मिक सहिष्णुता लाओगे। और राष्ट्र के स्तर पे क्या लाओगे? संदर्भ को समझते रहना और दिमाग में फिट कर लेना, कभी कोई डिलेमा पैदा नहीं होगा। धार्मिक स्वतंत्रता भी है और धार्मिक सहिष्णुता भी है। अब फ्रीडम है, धर्म का पालन करो। ये थोड़ी कहा जा रहा है कि आप पंथ निरपेक्ष बनो, मगर सत्ता का संचालन कर रहे हो अगर, तो राष्ट्र पंथ निरपेक्ष होना। हमारा कोई राष्ट्रीय, हमारा पशु है, राष्ट्रीय पुष्प है, राष्ट्रीय ध्वज है, बोलो राष्ट्रगान है, मगर कोई राष्ट्रीय धर्म है क्या? कोई नेशनल रिलीजन है क्या? है क्या? हम पंथ निरपेक्ष हैं। क्या है? पंथ निरपेक्ष है। बोलो, तो संदर्भ को ध्यान देना। जिसने ये सब पढ़ना आपको पॉलिटी में है,
यहां से मतलब नहीं है, कई बार मुझे पॉलिटी की चीजों को भी पढ़ाते वक्त आ जाता है कभी कभी। फंडा क्लियर? बोलो क्लियर। तो ये नेहरू और कई चीजों को जोड़ के समझते रहना है। नेहरू को पढ़ना है ना पॉलिटी में, जाओगे पढ़ोगे ना, इंडियन पॉलिटी पढ़ोगे, इंडियन सोसाइटी पढ़ोगे, दोनों जगहों पे जाना पड़ेगा। क्लियर? समाजवाद पढ़ोगे तो नेहरू आएंगे ही आएंगे, और हम लोगों ने उनके वैचारिक पक्ष को देख रखा है। क्लियर हो गया? बोलो क्लियर, सारे लोग बोलो क्लियर। राष्ट्र के स्तर पे क्या मानोगे? अब व्यक्ति के स्तर पे क्या लाओगे? धार्मिक सहिष्णुता। फंडा क्लियर? हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लेना, इससे कभी भी डिलेमा नहीं पैदा होगा। एकदम कोई मिल गया ज्यादा इधर उधर कंफ्यूज है तो उसका फंडा भी खोल के फंडा क्लियर कर दोगे, ठीक से समझ लो। हो सकता है कि वो पॉलिटी में पीजी कर चुका हो, यह भी संभव है, उसको भी समझा दोगे, नॉन पॉलिटी के स्टूडेंट होकर भी कोई कठिनाई नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट नीचे लिखोगे, ज्ञान और सद्गुण में संबंध। ज्ञान ये हो गया सुकरात में है ना, लिखोगे दूसरा पॉइंट, ज्ञान और सद्गुण में क्या संबंध है? ज्ञान और सद्गुण में क्या संबंध है? हो सकता है प्रश्न बन जाए ऐसा सुकरात में। किसके बीच संबंध? नॉलेज और वर्च्यू में क्या संबंध है, हम सुकरात के अनुसार देख रहे हैं। अभी सबसे नजदीक जो एग्जाम है, दो एग्जाम है, एक यूपीपीसीएस का है और दूसरा राजस्थान का है। राजस्थान का भी एग्जाम शायद जून में ही है, जून में है, और यूपीपीसीएस का भी जून में ही है शायद, जून में 29 जून से पेपर। तो उसमें भी मिलाते रहना कि जो चीजों का डिस्कस किया गया यूपीपीसीएस में कितनी चीजें उसमें हैं, संदर्भ बनता है, देखने का प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है, अभी तो उस समय बैच लगभग खत्म होने की स्थिति में रहेगा। नोट करते हैं, सुकरात के अनुसार ज्ञान और सद्गुण में क्या संबंध है, नोट करो। ग्रीक दार्शनिक सुकरात मतानुसार ज्ञान और सद्गुण में अनिवार्य एवं अभेद संबंध है। ज्ञान और सद्गुण में अनिवार्य एवं सापेक्ष संबंध। ज्ञान सद्गुणी होने की अनिवार्य एवं पर्याप्त शर्त है। ज्ञान सद्गुणी होने की अनिवार्य एवं, ज्ञान से ही समस्त सद्गुणों का उद्भव होता है। ज्ञान से ही समस्त सद्गुणों का उद्भव होता है। पीछे आपने दो शब्द लिखा, अनिवार्य एवं, कौन सा शब्द लिखा? अनिवार्य एवं पर्याप्त। दो शब्द अपनी भाषा में यूज करो, लगभग प्रत्येक साल आप इस शब्द का प्रयोग कर रहे हो। कौन सा शब्द? बोलो कौन सा शब्द? अनिवार्य और दूसरा, अरे दूसरा अनिवार्य और पर्याप्त। बोलो दो शब्द कौन कौन से? मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, शब्द की बारीकी समझ में आ जाए। ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है? अनिवार्य है कि पर्याप्त है? पर्याप्त है क्या? केवल ऑक्सीजन रहने से जिंदा रहोगे क्या?
सर क्यों हिला रहे हो कि जिंदा हो जाओगे? अरे जल की भी तो जरूरत है, और भी तो कई चीजों की जरूरत होगी कि केवल ऑक्सीजन से जिंदा हो जाओगे? वो अनिवार्य है, जरूरी है, बिना उसके जीवन संभव नहीं है। मगर पर्याप्त हमें और चीजों की जरूरत पड़ती है। ये स्वर्णो एक ऐसा शब्द है, तालमेल इसका, जो लगभग हर एक साल हम यूज करते हैं निबंध में, और जब इसको लिखेंगे, दो शब्द स्ट्राइक किया, एक पैराग्राफ निकाल देंगे। आपके ऊपर निर्भर है कि ये स्ट्राइक करता है कि नहीं करता, और इस पे आपने काम किया है कि नहीं। वर्क नहीं की हो तो लिख नहीं पाओगे। और जानदार शब्द हैं, बेहतरीन शब्द हैं कि बोलो, बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए कानूनों का होना, परंतु पर्याप्त हमें लोगों की मानसिकता भी बदलनी पड़ेगी। जब तक मानसिकता नहीं बदलेंगे, जब तक सबको जागरूक नहीं करेंगे, सहभागी नहीं बनाएंगे, तब तक केवल कानून बनाने से समस्या का समाधान अनिवार्य है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कानून और आरक्षण, कानून कुछ विशिष्ट कानूनों का होना, आरक्षण का होना भी क्या है? हमने दे दिया आरक्षण, मगर केवल देने से हो जाएगा क्या? अरे बोलो, है क्या? पर्याप्त नहीं है, हमें कई अन्य पक्षों पे भी कार्य करना। महत्वपूर्ण शब्द है। देखो, ये कहते हैं सुकरात कि ज्ञान सद्गुणी होने की अनिवार्य एवं, यानी कोई ज्ञानी है तो वास्तव में क्या होगा? बोलो क्या होगा? ज्ञान और सद्गुण में अनिवार्य संबंध है। कोई यदि ज्ञानी है तो पक्का वो क्या होगा? और कोई सद्गुणों का संपादन कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है? अनिवार्य संबंध है। हम दोनों को अलग अलग ज्ञान सद्गुणी होने की अनिवार्य एवं पर्याप्त संबंध, पर्याप्त शर्त है। नेक्स्ट इसी में नोट करोगे। यहां ज्ञान का आशय, यहां ज्ञान का आशय सत्य असत्य, शुभ अशुभ, उचित अनुचित के विभेद के ज्ञान से है। उचित अनुचित के विभेद के ज्ञान से है। जिसे ऐसा ज्ञान है वह कभी गलत कर्म नहीं कर सकता। इस रूप में ज्ञान ही सद्गुण है। इस रूप में ज्ञान ही सद्गुण है। वर्चू, आप सद्गुण ही ज्ञान है या ज्ञान ही सद्गुण है, दोनों पक्षों को लेकर चल सकते। वर्चू इज नॉलेज बोला गया है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक व्यक्ति सद्गुणी नहीं हो सकता। पहला चेंज करके, अब सुकरात मतानुसार व्यक्ति स्वाभाविक रूप से, व्यक्ति स्वाभाविक रूप से आनंदमय जीवन जीना चाहता है। आनंद शुभ कर्मों पर निर्भर है। आनंद शुभ कर्मों पर निर्भर है। शुभ कर्मों को करने के लिए
शुभ कर्मों को करने के लिए शुभ का ज्ञान आवश्यक है। अतः ज्ञान शुभ कर्मों का सार है। अतः ज्ञान शुभ कर्मों का सार है। इस रूप में ज्ञान सद्गुण है। इस रूप में ज्ञान सद्गुण है। रचन करके सुकरात मतानुसार जिस व्यक्ति में ज्ञान होता है वह सदैव अपने आचरण में सद्गुणों को व्यक्त करेगा। वह सदैव अपने आचरण में सद्गुणों को व्यक्त करेगा। क्योंकि ज्ञान दृढ़ विश्वास के रूप में होता है। जिसकी अभिव्यक्ति अनिवार्य रूप से आचरण में होती है। इसी संदर्भ में यह कहा जाता है कि इसी संदर्भ में यह कहा जाता है कि ज्ञान और सद्गुण में अभेद संबंध है। ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ज्ञान है। ज्ञानी सद्गुण है, सद्गुण ज्ञान है। आलोचना लिख लेंगे। आलोचना देखो, आलोचक इनके मत का खंडन करते हैं। सुकरात ने कहा है कि ज्ञान में और सद्गुण में अनिवार्य संबंध है। अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी है तो निसंदेह क्या होगा, सद्गुणी भी होगा। फिर से बोलना, ज्ञान और सद्गुण में कैसा संबंध है? अनिवार्य संबंध है। यानी ज्ञानी है तो कैसा होगा? आलोचक कहते हैं कि ऐसा नहीं है। कई लोगों को ज्ञान तो होता है परंतु वो गलत काम करते हैं, सद्गुणों का संपादन। तो यह कहना कि ज्ञान होने पर आदमी सद्गुणी अवश्य होगा, यह ठीक नहीं है। तो नोट कर लोगे। आलोचना, ज्ञान और उसके अनुसार आचरण में, ज्ञान और उसके अनुसार आचरण में अनिवार्य संबंध नहीं है।
अच्छे और बुरे का ज्ञान होते हुए भी, अच्छे और बुरे का ज्ञान होते हुए भी कई बार मनुष्य बुरे कर्मों का संपादन करता है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान होते हुए भी कुछ संदर्भों में, ज्ञान होते हुए भी कुछ संदर्भों में उसकी अभिव्यक्ति जीवन में नहीं हो पाती। अरस्तु के अनुसार सद्गुण के ज्ञान के साथ साथ सद्गुण के ज्ञान के साथ साथ उसका अभ्यास भी आवश्यक है। तभी उसकी अभिव्यक्ति तभी उसकी अभिव्यक्ति आचरण के रूप में होगी। तभी उसकी अभिव्यक्ति आचरण में होगी। क्लियर? एक सुकरात में सवाल है, उसको देख लेते हैं। सुकरात का एक सवाल है, एक ही सवाल आया है सर। एक बात नोट कर लोगे, सारे लोग नोट कर लो, एक अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है। An unexamined life is not worth living. एक अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है। दो 2019 अगर किसी कोई टच में, आपके पुराने टच में हो और उनके पास मेरा मैटर हो, तो हमारे मैटर के पहले पेज पे ये लिखा हुआ था लाइन, एंड एन एग्जामिन लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनके टच में हो सकता है 4-5 साल से तैयारी करने वाले हो, और संयोग से उनके पास मेरा मैटर हो, प्रिंटेड नोट्स हो, तो उसमें पहले वाले ही पेज पे, प्रिंटेड नोट्स के पहले चैप्टर के पहले पेज पे ये लाइन लिखा हुआ है, एंड एन एग्जामिन लाइफ इज नॉट, और इटालिक करके लिखा हुआ होगा। ध्यान देना, देख लोगे आप कैसे लिखा हुआ है। क्या लाइन लिख लिया? मान लो ऐसा कोई सवाल मिल जाए, तो सवाल को कैसे ब्रेक करोगे पहले देखो। क्या लाइन है ये बात सारे लोग बोलो, कौन सा लाइन बोलो? क्या लिखा हुआ है? एक अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो परीक्षित जीवन होगा वो क्या है? जीने योग्य है। बोलो यस और नो, सारे लोग बोलो, हो सकता है कि नहीं? तो हम लोग एक पैराग्राफ तो इस पे खेलेंगे ही कि परीक्षित जीवन जीने योग्य है। तो बोलो यस और नो, एक को नॉट में लगा के कहेंगे। अब अगर अपरीक्षित जीवन का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये अगर मतलब क्या है बता दोगे क्या है, तो ये बताओ अपरीक्षित जीवन जीने योग्य। फिर से बोलो क्या लिखा हुआ है। अगर प्रश्न को ठीक से रीड कर लोगे ना, तो डायरेक्शन पता चल जाता है किस डायरेक्शन में जाना है। कैसा जीवन जीने योग्य नहीं है?
तो इसका मतलब अपरीक्षित जीवन में अच्छी बातें लिखोगे, कुछ खराब बातें लिखोगे? अच्छी अच्छी बातें लिखोगे कि नेगेटिव टाइप की चीजें लिखोगे? और फिर बोलोगे कि ये ऐसा जीवन जीने योग्य, तो उसको उलट दोगे, परीक्षित के उल्टा कर दोगे, परीक्षित जीवन। अच्छा ये बताओ, अगर परीक्षित है, एग्जामिन्ड है, अनएग्जामिन्ड, एग्जामिन्ड है, तो ये बताओ यहां पे बुद्धि और तर्क की बात हो रही है कि नहीं? तो इसका मतलब बौद्धिक जीवन, तार्किक जीवन, वो कैसा जीवन होगा? परीक्षित होगा कि अपरीक्षित होगा? सारे लोग बोलो, कैसा जीवन होगा? अबौधिक हो तो और तार्किक हो तो? केवल शब्द से खेलो, उतार जाकर देखो। बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत लोगों के ग्रंथ है ना, मॉडल आंसर लिखा हुआ है। ये मॉडल आंसर 2.5 लाख 3 लाख थिंक आईएएस है ना ग्रंथ। ऐसे प्रश्नों में पता चलता है कि इनकी दशा क्या है। आसान प्रश्नों को प्रामाणिकता के साथ लिख लो, ये कौन सी बड़ी बात है? जिसका उत्तर सब जगह इजिली अवेलेबल है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो बोलो, उसमें कोई बड़ी बात है क्या? आप भी मेहनत करोगे, आराम से पालोगे, कोई कठिन है क्या? ऐसे प्रश्नों में सामने वाला भागता हुआ नजर आएगा, उनकी दशा समझ में आएगी कितनी कठिनाई है। और आप अपने विवेक से थोड़ा अगर खुले दिमाग से पढ़ रहे हो, फोकस होके पढ़ रहे हो, तो फिर आराम से आप सारे उन पक्षों को खोल के रख सकते हो। अब परीक्षित का मतलब क्या हुआ? अबौधिक और तार्किक। अबौधिक और तार्किक, इसका मतलब उस जीवन का कोई लक्ष्य, ऐसे बीता जा रहा है, कोई उद्देश्य नहीं है। बोलो बोलो, संवेगों से संचालित है, पशुवत जीवन चल रहा है, ऐसा जीवन जीने योग्य है क्या? बोलो, ऐसा जीवन जीने योग्य है? न आनंद हो, केवल सांसारिक सुख के पीछे भाग रहे हो, ऐसा जीवन जीने योग्य है क्या? तो पहले अपरीक्षित जीवन का मतलब बता दोगे, और फिर बताओगे इस जीवन निहिसार है, ये तो बेकार है, ये कोई लक्ष्य नहीं है, ये तो पशुवत जीवन हो गया। और फिर बताओगे परीक्षित जीवन क्या है, उसकी थोड़ी खासियत बता दोगे। और अगर आपने पढ़ रखा है ना, क्या पढ़ रखा? ज्ञान सद्गुण उठा के जोड़ दोगे। परीक्षित जीवन होगा तो उसमें ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तो सद्गुणी हो जाओगे। तो ज्ञान सद्गुणी होने की अनिवार्य एवं पर्याप्त, तो आपका जीवन आनंदमय होगा। लिखा ना भी, क्या लिखे हो? जीवन का लक्ष्य कैसा है? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? रीड करो, क्या लिखे हो? क्या लिखे हो? कैसा जीवन हम जीना चाहते हैं? आनंदमय जीवन जीने के लिए कैसा कर्म करना पड़ेगा? शुभ कर्म। शुभ कर्म कब करेंगे? जब शुभ का ज्ञान, इसका मतलब परीक्षित जीवन आ गया। बोलो, अगर ज्ञान है, बोलो यस और नो। अभी लिखे हो ना, क्या लिखे हो? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? मनुष्य क्या चाहता है? आनंदमय जीवन कैसे मिलेगा? शुभ कर्मों से। शुभ कर्म कब करोगे? जब शुभ कर्मों का क्या हो? बिना ज्ञान के अच्छा कर्म करोगे क्या? बोलो, और अच्छा कर्म करोगे तो आनंदमय जीवन। तो परीक्षित जीवन आनंदमय जीवन की तरफ ले जाएगा। कौन सा जीवन? अपरीक्षित जीवन दुख में, कष्ट में, बोलो ये स्वर्णों कठिनाइयों में डालेगा। आनंदमय जीवन नहीं होगा। कौन सा जीवन? अरे बोलो, कौन सा जीवन? समझ में आ रहा है? अगर उस स्तर पे अगर पढ़ने की आदत हो तो पढ़ के समझ सकते हो, खेल हो सकता है। कई बार अभी मैं मेंस की अभी फिर क्लास कुछ लिया हूं, तो जब पढ़े हुए लोग बैठते हैं तो उनको उस स्तर पे आने लगता है कि हाँ कैसे हमको खेलना है। एक अंतिम चरण में बताना पड़ता है कि ऐसा सवाल होगा, ऐसे खेल जाओ। वो एक अलग ही स्तर होता है। नए लोगों को कई बार पता नहीं चलता कि ये क्या बता रहे हैं, ये कौन सा तरीका है, पता ही नहीं लगता। देखने में कठिन सवाल है, इतना कठिन है कि 2.5 लाख वालों के नोट्स में उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। कठिन है तभी तो। अरे बोलो, कठिन है ना? बोलो, समझ में आ रहा है? वहां लिखा हुआ नाप से नाप। अब आप पढ़ने के बाद ऐसे सवालों में चेक करोगे, आपको लग जाएगी ये तो गलत दिशा में, इसकी गलत थिंकिंग है, पकड़ नहीं पाया प्रश्न का डिमांड, अलग दिशा में चल के लिख दिया। मैं तो तरीका बता रहा हूं कैसे खेल सकती हूं।
और आराम से खेल सकते हो एक जटिल प्रश्न में। इसीलिए मैंने प्रश्न को उठाया कि ठीक से आप समझ सको उसकी बारीकियों को। और अगर इतना जटिल प्रश्न आप लिख लिख ले रहे हो, और तो प्रश्न बड़े आसान है। ये जो सवाल आए हैं उनमें कठिन सवालों में ये कौन सा कठिन है, मगर इसी में तो आनंद आता है। कठिन में ही आपकी बौद्धिक परीक्षा होती है, कितने स्तर पे आपने, आपका कितना बढ़िया एनालिटिकल पावर है, एनालिसिस कर। बोलो, 4 पक्ष में बांट सकते हो। पहला पार्ट, अपरिचित जीवन क्या है और ये जीने योग्य क्यों, कठिनाई बता दोगे। फिर बताओगे परीक्षित जीवन क्या है, और फिर उसका सपोर्ट कर दोगे तर्क देकर। संभव है कि नहीं है? तो परीक्षित जीवन कैसा जीवन होगा, बौद्धिक या बौद्धिक, तार्किक या तार्किक। संवेगों से बेहवल होकर चलोगे फिर तो पशुवत हो जाएगा। पशु तो अपने संवेगों से ही चलता है, क्रोध से चलेगा, भय से चलेगा, कामुकता से चलेगा, भूख से चलेगा। कौन? पशु। किससे चलता है? भूख आएगा तो कहीं पे खा लेगा, क्रोध आएगा किसी को मार देगा। तो बोलो बोलो, भय होगा भाग खड़ा होगा, इसी से चलता है ना। तो वो संवेग से चल रहा है कि बुद्धि से चल रहा है? हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, बौद्धिक तार्किक। लिख सकते हो कि नहीं? उस रफ टाइप से लिख लो, फिर लिखना टेस्ट में भी रहेगा, बाद में मॉडल आंसर दे दो। क्लियर है? और ऐसे ऐसे सवालों में टकरा गए तो हो सकता है सामने वाला 5 साल से पढ़ रहा हो, भागता हुआ नजर आएगा। उसको बोलो कि केवल 2 लाइन लिख के बता दो, 10 लाइन मत लिखो। कितना लाइन? 2 लाइन नहीं लिख पाएगा। अब मिलके तो देखो। और हो सकता है पढ़ रहे हो 5 साल से, एथिक्स कंप्लीट कर चुके हो, 2.5 लाख दे चुके हो, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो, 100 दिन की क्लास ले चुके हो, और उनको बोलो सिर्फ 2 लाइन बता दो। कितना लाइन? आपके टच में होंगे ना कई लोग। कितना लाइन में बोल रहा हूं? मीनिंग की बात छोड़ो, कि मीनिंग तो समझाने में दिक्कत हो जाएगी। केवल 2 लाइन का स्पष्टीकरण बोल दो, उनको दिक्कत है। 10 लाइन की तो बात ही छोड़ दो। मिलके देखो। और जब ऐसे सवाल आते हैं ना, तो फिर आपका रेंज अलग दिशा में चला जाता है। यहाँ अब ऐसे सवालों में औरों से एक कदम आगे। आपके ऊपर निर्भर है कि ऐसा करते हो कि नहीं करते हो। क्लियर है? बोलो। तो कई बार ऐसे सवालों को मैं लास्ट मोमेंट में जब समझाना होता है, एकदम सब तैयार है, मेंस देने जा रहा है, तो वैसे समय में जनरली ऐसे सवालों को उठाता हूं कि इसका दिमाग अब पढ़ चुका है, दिमाग खुल जाए और जाए एग्जाम दे ले। कोई भी सवाल है, परेशान नहीं होना है। हो सकता है आपने इसको नहीं सुना हो, संभव है ना, मगर हम पढ़े तो हैं सुकरात। बोलो, पढ़े हैं ना। और थोड़ा भी दिमाग से एनालिसिस करेंगे तो पकड़ लेंगे पूरे सेंस को, और फिर खेल जाएंगे। कई बार लोग इतना पढ़ के जाते हैं, सीधा प्रश्न मिलेगा तो छाप देंगे, और थोड़ा सा प्रश्न ट्विस्ट होता है ना, दिमाग बंद। उनको प्रश्नों को एनालिसिस करने की ताकत नहीं डेवलप हुई है। तो आप ताकत डेवलप करो। क्लास आने का यह भी औचित्य है, केवल कॉपी और भरना और पेज गिनना नहीं है। ये तो संयोग है केजीएस का, खान जी का। उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि मैं भी आपके सामने उपस्थित हो गया। इसमें खान जी की प्रबल भूमिका है। नहीं तो मैं भी अपनी दुनिया में था। अब जैसे लगता है कि नहीं, पढ़ने वाले हैं तो इनको एक बार पढ़ा दिया जाए, पता तो चले। ये सौड़ों उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी। नहीं तो केवल इथिक्स में जितना पेमेंट देकर यहाँ पढ़ रहे हो, उसका आधा पेमेंट तो मेरा केवल इथिक्स का था। उतना तो ऑनलाइन में ले लेता था। ये स्थिति थी। ऑनलाइन लाइव क्लासेस का उतना था पहले, उसके जितना आपका पूरा फीस है उसका आधा केवल एक सब्जेक्ट में था। और दोनों अगर पढ़ रहे हो तो जितना यहां दे रहे हो पूरे में, उतना तो मैं अकेले लेता था। तो कितनी देखो, ये देखो आपके लिए कितनी आसानी हो गई केजीएस के प्लेटफॉर्म पे। आसानी हुई कि नहीं हुई? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, प्रश्नों को समझने का एक स्कोप बन जाए। आप मिलो किसी सीनियर से भी, तो आपको थोड़ा भी इन्फिटिक कॉम्प्लेक्स नहीं पैदा हो, आपका कॉन्फिडेंस जंप करे, लगे कोई भय न पैदा हो। ये बड़ी बात है। नहीं तो हिंदी मीडियम में लोग डरे डरे रहते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। कोई मिल गया 4 साल से पढ़ने वाला, तनाव में आ जाता है कि ये 4 साल से पढ़ रहे हैं, पहले उन्हीं से टकरा लेंगे।
भले उन्हीं को ग्रिप मिलेंगे। समझ में आया? भयभीत नहीं होना है। और 2.5 लाख वाला मिल गया तो और कॉन्फिडेंस कि नहीं, इसको तो पक्का ग्रिप में लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या? इतना तनाव में क्यों हो? है ना 2.5 लाख वाले अगल बगल, मिल के देखो तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इस टाइप से चेहरे पे शिथिलता नहीं रहेगी। मन करेगा और कि इनको और ज्यादा पढ़ाएं हम। बोलो कि हम ही से ट्यूशन पढ़ लो, उससे कुछ पैसा लेकर उसी को पढ़ा दो। आपसे पढ़ेगा, पढ़ा सकते हो, और मिलने के बाद आपको मानेगा कि आप बहुत अच्छा पढ़े हो। बिल्कुल करके देखो, करके देख रहे हो? जरूर करो। और ऐसा सवाल एक दो मिल जाए तो नाप दो एकदम अलग लेवल पे, ऊपर से निकाल दो सवाल को, नोट करो। आसान सवाल का उत्तर से क्या अंतर पड़ता है? वो तो आप भी अपने से पढ़ के निकाल सकते हो। एक अलग सवाल को हम लोग देखने जा रहे हैं। सोक्रेटिस का सवाल है, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। नोट करेंगे, क्या करोगे? अपरीक्षित जीवन नोट कर लोगे। हम पॉइंट वाइज बता रहे हैं, केवल व्यवस्थित करोगे। हमने समझा दिया है। जिसके जीवन का कोई लक्ष्य या प्रयोजन नहीं हो, जिसके जीवन का कोई लक्ष्य या प्रयोजन नहीं हो। अतार्किक, अबौद्धिक हो। क्या हो? अतार्किक हो, अबौद्धिक हो। जब अतार्किक अबौद्धिक होगा तो एक पॉइंट और बनेगा। अतार्किक और अबौद्धिक है तो अंधविश्वास और पूर्वाग्रह से ग्रसित हो। तो बोलो, लिख लो। वो अपरीक्षित जीवन हो गया ना, अंधविश्वास और पूर्वाग्रह से ग्रसित हो। जो अतार्किक और अबौद्धिक जीवन होगा उसमें ये दोनों चीजें दिखाई देंगी। कौन सी चीजें? अरे अंधविश्वास रहेगा कि नहीं? अगर बौद्धिकता है तो अंधविश्वास थोड़ी ही रहेगा। तार्किकता है तो अंधविश्वास थोड़ी ही रहेगा। पूर्वाग्रह थोड़ी ही रहेगा। तो अंधविश्वास, अबौद्धिक हो, अतार्किक हो, अंधविश्वास और पूर्वाग्रह से युक्त हो, जिसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं हो। नोट कर लोगे। जब अतार्किक अबौद्धिक होगा तो सही गलत का भेद नहीं हो। नोट कर लोगे। सही और गलत के बीच भेद का ज्ञान नहीं हो। ज्ञान नहीं है इसका मतलब अज्ञानता हो, अंधकार के, अज्ञानता के, अज्ञान के अंधकार में डूबा हो। लिख लो। ऐसा जीवन जो अज्ञानता के अंधकार से ग्रसित हो। लिख दो लाइन को, क्या दिक्कत है? फ्रीडम है, खूब फ्रीडम है। अज्ञानता से युक्त हो। लिख सकते हो। यंत्रवत और पशुवत जीवन हो। वो अपरीक्षित जीवन हो गया ना। यंत्रवत, मैकेनिकल हो। पशुवत हो, दुर्गुणी जीवन हो। सदगुणी जीवन नहीं, दुर्गुणी। कौन सा? अपरीक्षित जीवन। बोलो, ऐसा जीवन जीने योग्य है क्या? जीवन की गुणवत्ता खराब हो जाएगी। वो जीवन जीने लायक नारकीय जीवन होगा। आनंद की कमी रहेगी, ये सुनो। दुख और कष्ट रहेगा। आनंदमय जीवन जीना है हमारा लक्ष्य। क्या है? आनंदमय जीवन कब संभव है? जब शुभ कर्म करो। कैसा कर्म? शुभ कर्म कब करोगे? कब करोगे? जब शुभ का, तो ज्ञान जरूरी है ना। ज्ञान हो गया तो परीक्षित हो गया। बौद्धिकता हो गई ना, ज्ञान हो गया ना, इसका मतलब परीक्षित हो गया। तो अपरीक्षित मतलब अज्ञानी। तो वो तो आनंद थोड़ी देगा, दुखदाई जीवन होगा। अपरीक्षित जीवन कैसा जीवन होगा? लिख लो इसी में। दुख और कष्ट से युक्त जीवन होगा अपरीक्षित जीवन। खेलते रहो अपने तरीके से। अरे अपने तरीके से भी तो लिख सकते हो। समझ में आ गया?
परीक्षित एग्जामिन्ड का मतलब बड़ा नाप तोल के तार्किक एकदम बौद्धिक जीवन चल रहा है। अपरीक्षित और तार्किक और बौद्धिक, इसका मतलब अज्ञानी अज्ञानी हो गए तो सही गलत का भेद नहीं होगा, सही गलत का भेद नहीं कर पाएगा तो दुर्गुणी हो जाएगा। परीक्षित जीवन लिख लो। कौन सा जीवन? परीक्षित। परीक्षित जीवन। लिख लोगे, कई सारे पॉइंट्स लिख रहे हैं। जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य हो, जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य हो। सच्चाई को जानने समझने एवं अनुसरण करने का भाव हो। सच्चाई को जाने हम, सच्चाई को जानने समझे हम, उसका अनुसरण करें, अनुसरण करने का भाव हो। प्रश्न पूछने और जिज्ञासाओं की तार्किक संतुष्टि की प्रवृत्ति हो। प्रश्न पूछने और जिज्ञासाओं की तार्किक संतुष्टि की प्रवृत्ति हो। जिज्ञासाओं की तार्किक संतुष्टि की प्रवृत्ति हो। लिख लोगे। सही गलत, उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान हो। सही गलत, उचित अनुचित, कर्तव्य कर्तव्य के बीच भेद का ज्ञान हो। स्वयं को जानने की जिज्ञासा हो। नो दाई सेल्फ, स्वयं को जानो। सुकरात, स्वयं को जानो की प्रवृत्ति हो। स्वयं को जानो, स्वयं को जानने का मतलब अपनी आत्मा को जानो, संदर्भ भी आता है। क्लियर है? आत्मनिरीक्षण और आत्म जागरूकता हो। आत्मनिरीक्षण, आत्म जागरूकता, आत्मनियमन और आत्म मूल्यांकन की अभिवृद्धि हो। और एक लाइन और कर लो। परीक्षित जीवन वस्तुतः, परीक्षित जीवन वस्तुतः विवेकपूर्ण जीवन है जो सत्य और आनंद की ओर ले जाता है। जो सत्य और आनंद की ओर ले जाता है। क्लियर? बोलो क्लियर। कर लोगे? बोलो हो जाएगा। लिखा जा सकता है, कोई कठिन काम नहीं है। आप इसको लिख सकते हो, कर सकते हो। सारे लोग बोलो। इसको लिखने का प्रयास भी करना, मैं इसका अलग से मॉडल आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर है? और देखो, जब कोई सवाल ऐसा मिल जाए कि आप टॉपिक पढ़ के गए हो, अच्छे से ठीक से ओवरऑल पढ़ लिया और सवाल उसी टॉपिक से आ रहा है और आपको समझने में दिक्कत हो, उसको जोड़ो अपने कंटेंट से। जो आप पढ़ के गए हो, कहीं ना कहीं से उसका रिलेशन जरूर निकलेगा। वो इंटायरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है। जैसे यह भी एक बार लगता है कि पता नहीं, ये तो पढ़े नहीं है, मगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आ जाएगा। अपरीक्षित जीवन थोड़ा निगेटिव लिखना है। निगेटिव लिखोगे तभी आएगा ना कि जीने योग्य नहीं है। आप अच्छी अच्छी बातें लिख दोगे तो फिर तो जीने योग्य हो गया। तो अपरीक्षित जीवन तो थोड़ा बताओ कैसा जीवन।
और तार्किकता हो, औबौधिकता हो, अंधविश्वास हो, कुरीति हो, ये स्वर्णो, सही गलत का भेद नहीं हो, यांत्रिक जीवन हो, पशुवत हो, ऐसा जीवन जीने योग्य, ये अपरीक्षित है, एग्जामिन्ड नहीं हुआ। एग्जामिन्ड होने का मतलब, ध्यान देना, जहां एग्जामिन्ड होता है, जहां पे भी ये एग्जामिन्ड शब्द आता है, इसका मतलब सही गलत का पता लगाने की बात हो रही है। एग्जामिनर आपकी कॉपी को एग्जामिन करता है, जांच करता है, पता लगाता है क्या सही और क्या गलत है। बोलो ये सोनो। तो एग्जामिन जीवन वो हो गया जहां पता हो ये सही और ये गलत है, ये सोनो। तो शब्द को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ सकते हो और भाव को खींच सकते हो। और अदरवाइज ये ऐसा प्रश्न है जिसपे पढ़े हुए लोग भी 2 लाइन लिखने में उनको दिक्कत पैदा हो। 10 लाइन नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ 2 लाइन कैसे लिख दे, पहला लाइन इसी में फंस जाएगा और लिखते ही हो सकता है गलत दिशा में लिख दे, ऐसा भी संभव है। तो थोड़ी सतर्कता बरतनी है। ऐसे प्रश्न हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं कि जब इस स्तर का प्रश्न हम टैकल कर सकते हैं और सारे प्रश्नों को तो वैसे उड़ा देंगे। क्लियर है? बोलो क्लियर। सुकरात से संबंधित प्रश्न था, हम लोगों ने उसको देख लिया। अभी हम लोग जा रहे हैं प्लेटो में। कहां पे? प्लेटो। नोट करो, प्लेटो, प्लेटो, प्लेटो। ये सुकरात के शिष्य थे और अरस्तु के गुरु थे। कौन? प्लेटो। सब जानदार फिलोसोफर है। प्लेटो। आप बहुत सारे लोग अपने बहुत सारे कोचिंग में देखोगे लास्ट में एकेडमी शब्द आता है, फलानी आईएएस एकेडमी। सब अपने कोचिंग एंड में क्या लिख देते हैं? एकेडमी, आईएएस एकेडमी। एकेडमी की स्थापना किसने की थी? और एकेडमी शब्द तो लिख देते हैं मगर एकेडमी का उद्देश्य क्या था ये पता नहीं चलता है। इनकी शिक्षण संस्था जो थी, इन्होंने जो बनाई, उसी एकेडमी से निकले थे अरस्तु। इतना महान शिष्य निकला। कौन? अरस्तु। तो इन्होंने जो एकेडमी बनाई, एकेडमी में कैसे ये टीच करते थे, तो इनकी टीचिंग की शैली संवाद वाली शैली थी। कौन सी शैली थी? संवाद की शैली में टीचिंग करते हैं। कौन? ये परंपरा इन्होंने अपने गुरु से ली। सुकरात भी संवाद की शैली में। सुकरात किसी को जब उसको समझाना होता था तो प्रश्न पूछते थे, सामने वाले ने एक उत्तर निकाला, कुछ भी निकाला, एक लाइन बोला, फिर ये थोड़ा ऐड करते थे, फिर सामने वाले से बुलवाते थे। सामने वाले के भीतर की अंतर्निहित क्षमता को उभारने का प्रयास, ये शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। तो जैसे पेट में पल रहे बच्चे को नर्स सहूलियत के साथ बाहर निकाल देती है, इसी प्रकार का लक्ष्य यहां पे शिक्षक के रूप में भी है कि आपके भीतर का जो ज्ञान है वो आराम से उभर कर सामने आ जाए, दबा ना रहे ज्ञान। मतलब ये स्थिति है। धात्री विधि की यहाँ पे मिडवाइफरी मेथड की बात की गई है कि कैसे टीचिंग हो। तो भीतर में क्षमता बहुत भरी हुई है लोगों की। केवल बाहर से ज्ञान देने से क्षमता में वृद्धि नहीं होगी। फिर तो सामने वाला पेज गिनेगा, थोड़ा बहुत समझेगा, पेज काउंट करेगा, आज 16 पेज, आज 18 पेज, आज 22 पेज। ये स्वर्णो, और सबसे आसान काम बाएं हाथ का गेम। क्लियर? उससे आसान काम कोई नहीं है। मगर बिल्कुल जो नए हैं उनको समझाना, उनके भीतर जागृत करना, उनको भीतर की क्षमता को जागृत करना एक अलग पक्ष हो जाता है। इसलिए प्लेटो ने जितनी पुस्तकें लिखी है सब संवाद की शैली में लिखी है। 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं और बात होते होते उसी में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। कौन सी शैली में लिखा है? संवाद की शैली में बुक लिखी है। किसने? इतने मतलब बेहतरीन ये फिलोसोफर है, एक्सीलेंट फिलोसोफर है, उनको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ग्रेट फिलोसोफर है। सुकरात को अभी हम लोगों ने देखा, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं किसको? प्लेटो पे कोई सवाल अभी तक बना नहीं है। संभव है सवाल बन जाए न्याय पे। इनके कॉन्सेप्ट जो न्याय का कॉन्सेप्ट है उस पे सवाल जा सकता है। क्लियर है? हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो संवाद की शैली में इनकी बेहतरीन एक पुस्तक है रिपब्लिक। बहुत सारी पुस्तकें हैं,
तो हम लोग जो इथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको देखने जा रहे हैं, सारे पक्षों को नहीं, इनके हम फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट को चले जाए, क्योंकि प्लेटो, सुकरात, अरस्तु को मुझे डिटेल से पढ़ाना होता है फिलोसफी पढ़ाते वक्त। तो यहाँ पे हम लोग इथिक्स में वही पॉइंट पकड़ेंगे जो कि यहाँ के लिए रिलेवेंट है। क्लियर? बोलो क्लियर है? जब कुछ लोगों ने पढ़ाया था, वो जब ये ऐड हुआ था कि थैलीज एनेक्सिमेंडर, तो मेरे लिए तो आसान था वो, क्योंकि मेरा तो वो पार्ट रहा है, उसी वो हमारा बैकग्राउंड का पार्ट रहा है, तो मैं जोश में आके मैं भी पढ़ा सकता था एक कदम आगे बढ़ के। मगर मुझे पक्का ये जितना सिलेबस को मैंने गो थ्रू किया था, मुझे था कि ये सब बेकार की बातें हो रही है, यहाँ पे कोई सवाल बनना आधार नहीं बनता है, क्योंकि सिस्टमेटिक डेवलपमेंट हो रहा है कहां से। तो हमने शुरू से उस पार्ट को डिलीट करके रखा। ज्यादा जरूरत लोगों ने उस पर बहुत दिनों तक लड़के आके हमारे ऊपर भी प्रेशर देते रहे कि आप इसको क्यों नहीं पढ़ाते हैं। मैंने कहा कि अप्रासंगिक है, बात भी जल्दी नहीं मानते हैं ना, जब तक ठोकर न लगेगी तब तक बात नहीं सुनते हैं सब। उनको लगता है कि अरे ये छाए हुए हैं फलानी जगह पे, ये पढ़ा रहे हैं इसका मतलब रिलेवेंट है। उनको क्या पता है सामने वाला अपना महत्व सिद्ध करने पे लगा हुआ है, उतनी प्रासंगिकता को सिद्ध करने में लगा हुआ है। इसी का तो नतीजा है, रिजल्ट ये इस दिशा में चला गया, इस स्तर पे आ गया कि अगर मतलब बहुत सारे कोचिंग न भी रहे तो हो सकता है इससे बढ़िया रिजल्ट आ जाए। बहुत सारे लड़के, मेरा मानना है, व्यक्तिगत मेरा विश्वास है, मैं मानता हूं इस बात को, कि अगर वे लड़के कोचिंग में नहीं जाते, अपने तरीके से पढ़ते, थोड़ा दिमाग लगा के चुन लेते, इस पार्ट को इनसे पढ़ना, इस पार्ट को इनसे पढ़ना है, तो आज के डेट में कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन रहता है। आप मिलोगे, ऐसे लोग मिल जाएंगे, अनुभवी लोग जो डिजर्व करते थे, वो ऐसे लोगों के शागिर्दी में चले गए, उन छत्र छाया में चले गए, साफ हो गया 3-4 साल। एक तो जानबूझकर, ध्यान रखना, ये फैक्ट मैं बता रहा हूं, जानबूझकर जीएस के मैटर को खूब लेंदी बनाया गया। 11-12 महीने में इंग्लिश मीडियम की कक्षाएं समाप्त हो जाती हैं, साल भर में वो निपटा देते हैं। 24 महीना मुखर्जी नगर, 24 महीना चलना चाहिए क्या? 26 महीना बैचेज चल रहे थे, 26 महीने के बैच चल रहे थे, तो 2.5 साल तो वो बच्चा तैयारी में लगा हुआ इकट्ठा करने में। बोलो, और इंग्लिश मीडियम के बैचेज कितने में खत्म हो रहे हैं? इतना अंतर थोड़ी है। हो सकता है 1-2 महीना, 2 महीना, 3 महीना हो सकता है हम ज्यादा लें, संभव है कि नहीं है? बोलो, हो सकता है हम 3 महीना ज्यादा पढ़ाएं कि थोड़ा इनका बैकग्राउंड कमजोर बैकग्राउंड से आ रहा है, मगर दुगना से ज्यादा अंतर करना, 26 महीने जाना, कितना पक्ष है? वो कठिनाई कौन झेला? अरे बोलो, कौन झेला? हिंदी मीडियम ने झेला ना, बड़ी संख्या में लोगों ने झेला। और इतना फर्म बिलीफ था, आदर इतना भाव प्रबल था कि सामने वाला जो बोले मानने के लिए रेडी है। भुगतान करना पड़ा है, उसका भुगतान कर रहे हैं लोग। आप कभी मिलोगे तो आपको समझ में आएगा। कुछ लोग सतर्क थे, वो लोग हो गए, फिर वो बाद में आ जाते हैं ना मंच पे। मंच पे लाने के कई सारे उपाय होते हैं। बोलो, ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, नोट करो, क्या लिखोगे? अरे बोलो, प्लेटो। क्या लिखोगे? प्लेटो। नोट करोगे, यहां पे लिख लो प्लेटो, बीच में लिखना फ्रेश पेज पे, एक पेज में समझने का प्रयास कर रहा है प्लेटो। नीचे लिख लो ग्रीक दार्शनिक। प्लेटो कैसे दार्शनिक है? ग्रीक दार्शनिक है, ठीक है। पुस्तक इनकी एक प्रमुख पुस्तक है रिपब्लिक, कार्डिनल की अवधारणा, कार्डिनल। एक बार समझ लेते हैं, बाद में लिख लेंगे। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में कार्डिनल की बात की है। किसकी बात की है? बोलो, किसकी बात की है? कार्डिनल का मतलब संदर्भ है, सद्गुण की बात की है। कुछ साल पहले राजस्थान में, क्योंकि हिंदी मीडियम की किताब देखोगे ना प्लेटो में, ये शब्द की जगह पे बार बार कौन सा शब्द प्रयोग है? और राजस्थान में जब पूछा तो उन लोगों ने उठा लिया, कार्डिनल को बता दो। अब कई लोग सद्गुण पढ़ के गए थे, उनको पता नहीं लगा कि ये सद्गुण ही कार्डिनल है।
ये स्थिति थी। हमने उस समय भी क्लास में कार्डिनल, क्योंकि कार्डिनल सबकी चर्चा होती है, तो हमने कार्डिनल भी बताया, सदगुण भी बताया, तो एक ठीक ठीक वहां पे स्थिति बनी रही। राजस्थान जो पीसीएस देने वाले थे, प्लेटो पे आ गया सवाल कार्डिनल पे, और पढ़े हुए लोग उसको लिख नहीं पाए, उन समझ ही नहीं पाए कि लिखना क्या। तो थोड़ा ध्यान रखना है। कार्डिनल किसकी चर्चा की है, कहां पे, रिपब्लिक में। कार्डिनल का शाब्दिक अर्थ होता है चूल या कब्जा। चूल या कब्जा, जो सहारा देते हैं, जो सहारा देते हैं। कार्डिनल का शाब्दिक जो अर्थ है चूल या कब्जा। जैसे किवाड़ को देखोगे, दरवाजों को, वो कब्जे पे घूमता है, उसी पे कसे गए रहते हैं किवाड़, बोलो, उसी पे बंद होगा, खुलेगा दरवाजा, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, चूल या कब्जे को क्या बोला गया, बोलो। तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में किसकी चर्चा की है, कार्डिनल का मतलब चूल या, इसका संदर्भ यहां है जो हमारे नैतिक जीवन को सहारा देते हैं। नोट कर लोगे, जो हमारे नैतिक जीवन को सहारा देते हैं वे कार्डिनल कहलाते हैं। फिर से बोलो, वो क्या कहलाते हैं, कार्डिनल। लिख लो, कार्डिनल का शाब्दिक अर्थ हो गया चूल या कब्जा, जो सहारा देते हैं। यहां जब प्रयोग किया गया तो यहां इसका आशय क्या निकला, जो हमारे नैतिक जीवन को, उसे क्या कहेंगे, कार्डिनल चार हैं। फिर से बोलना, जो हमारे नैतिक जीवन को सहारा देते हैं वे क्या है, कार्डिनल कितने हैं, चार हैं। नीचे जोड़ो आप, नीचे बांट दो, नीचे तीन भागों में बांटो। कितने भागों में बांटो, तीन भागों में पहले बांट लो, अब फिर तीनों को जोड़ देंगे तो चौथा आ जाएगा। क्लियर है, पहला विवेक, दूसरा साहस, तीसरा संयम। विवेक, साहस, संयम। कार्डिनल कितने प्रकार के, चार। पहला, दूसरा, तीसरा, संयम। ध्यान देना, विवेक, साहस, संयम। यहां पे क्या लिखा आपने, विवेक। इसके नीचे लिख लो एक लाइन, जो विवेकी है वह शासन करे। विवेक के नीचे, जो विवेकी है वह शासन करे, जिसमें विवेक है वह शासन करे। साहस के नीचे लिखोगे, जिसमें साहस है वो योद्धा बने। योद्धा रक्षण का कार्य करे, रक्षा का कार्य करे। और जिसमें संयम है वो उत्पादक बने, उत्पादक का काम करे। फिर से बोलना, कार्डिनल कितने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा न्याय। चौथा क्या, फिर से बोलना, कार्डिनल कितने हैं, ये प्रधान कार्डिनल है। फिर से बोलो, कार्डिनल कितने हैं, कौन कौन से, विवेक, साहस, संयम और न्याय। जो विवेकी व्यक्ति है वो कौन सा काम करे, सारे लोग बोलो कौन सा काम करे, जो साहसी व्यक्ति है वो, जो संयमी व्यक्ति है वो, और ये तीनों लोग अपना अपना काम करे, बोलो, और कोई किसी काम में हस्तक्षेप, तो क्या होगा, तब न्याय होगा। तो न्याय के सामने लिख लो आप, प्रधान कार्डिनल या प्रधान सद्गुण, जिसमें अन्य तीनों का समन्वय होता है, सामंजस्य होता है। एक बार फिर से बोलना, समाज में कितने वर्ग हैं, तीन वर्ग। पहले बोलो, समाज में कितने वर्ग, पहला विवेकी वर्ग, दूसरा साहसी वर्ग और तीसरा
बोलो, विवेकी को क्या करना चाहिए, साहसी को क्या करना चाहिए, और जो संयमी वर्ग है वो उत्पादक वर्ग, योद्धा वर्ग, शासक वर्ग। कितने वर्ग? तीन। तीनों का काम बिल्कुल अलग अलग। बोलो, तीनों की क्वालिटी बिल्कुल, फिर से बोलना, जिसमें विवेक हो कौन सा कार्य? शासन करे। तो शासन किसको करना चाहिए? और जिसमें साहस हो वो व्यक्ति क्या करे? योद्धा बने, रक्षण का कार्य करे। किसका कार्य? और जो संयमी है वो, और कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप तो क्या हो जाएगा? तो न्याय के नीचे लिख लेना, अहस्तक्षेप का सिद्धांत है। अहस्तक्षेप का सिद्धांत है। कभी पूछ सकता है, प्लेटो मतानुसार न्याय अहस्तक्षेप का सिद्धांत है। इट्स ए थियरी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। कौन सा सिद्धांत है? मान लो यही मैं पूछ लूं, न्याय अहस्तक्षेप का सिद्धांत है, कैसे लिखोगे? समाज में कितने वर्ग हैं? कौन कौन से? विवेकी, साहसी और संयमी। विवेकी वर्ग कौन सा काम करे? साहसी वर्ग, संयमी वर्ग। और कोई किसी के काम में हस्तक्षेप तो कौन सा होगा सद्गुण? प्रधान सद्गुण न्याय और हस्तक्षेप का सिद्धांत है। भारत में देखोगे शक्तियों का पृथकीकरण है। ये शक्ति के पृथकीकरण पे है कि नहीं है? कार्य का बंटवारा है कि नहीं है? पाकिस्तान में प्लेटो के न्याय सिद्धांत का सीधा उल्लंघन होता है। जो योद्धा वर्ग है वही कहां पे है? बोलो, वहां प्लेटो का न्याय सिद्धांत फेल है। भारत में शासन का कार्य अलग है। बोलो, सेना का काम, और उधर पूंजीपति भी। अब देखो उधर में अमेरिका में क्या हुआ है, उत्पादक वर्ग आ गया है कहां पे? कठिनाई हो गई, कार्यों का बंटवारा ठीक से, मस्क और ट्रंप में टक्कर हो गई। बोलो, उन्होंने कहा मैंने ही जितवाया है। भारत में कोई पूंजीपति कह सकता है क्या? कोई कह सकता है क्या? आक्षेप लगता है कि पूंजीपतियों को प्रोटेक्ट करते हैं, मगर कह सकता है क्या खुलेआम कि मेरे चलते ये जीते हुए हैं? बोल सकता है क्या? भारत में कार्य का बंटवारा है कि नहीं है? संदर्भ को देखो और वैश्विक स्तर पे थोड़ा देख लो। समझा रहे हो क्या कुछ उसको? पाकिस्तान में क्या दशा है? ये जो है ना, ये जो है, ये भी हैं और ये भी हैं। बड़े बड़े पूंजीपति पाकिस्तान में क्या है? सेना के लोग हैं। सेना के जो ऑफिसर हैं उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं, और वही कहां पे भाग लेते हैं, और उन्हीं के जिम्मे क्या है? मतलब प्लेटो के न्याय सिद्धांत की धज्जियां उड़ाकर रख दिया है। किसने? पाकिस्तान ने। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? बोलो। तो जब तीनों वर्ग अपना अपना काम करे और कोई किसी कार्य में हस्तक्षेप, तो वहां पे न्याय सद्गुण की उत्पत्ति होती है। किसके अनुसार? तो कार्डिनल कितने हैं? 4। राजस्थान पीसीएस में सीधा सवाल कार्डिनल का आशय स्पष्ट करें। मास लेवल पे लोग लिख नहीं पाए। मास लेवल पे लोग ऊपर से निकल गया, कार्डिनल है क्या? और मैंने कार्डिनल शब्द की चर्चा की थी क्लास में। जब से पढ़ाता हूं हमेशा कार्डिनल शब्द को ही लेके चलता हूं। हम सद्गुण भी तो ले सकते हैं, सीधे सद्गुण पे आ सकते हैं, मगर ये टेक्निकल टर्म है, डिपार्टमेंट में इसको पढ़ाया जाता है। कार्डिनल करके बोलते हैं लोग, जो प्रोफेसर लोग हैं, तो वो चीजें भी आ जाती है कि नहीं। जब प्रोफेसर साहब यूज कर रहे हैं तो हो सकता है प्रोफेसर साहब कहीं गए सवाल बनाने के लिए तो यूज कर दें, और आप पता चलता है कि हिंदी अनुवाद उसका अलग तरीके से करके पढ़ रहे हो। तो कई बार ये कठिनाई आती है शुद्ध हिंदी पढ़ने का, तो ध्यान रखना। इज इट क्लियर? कोई प्रश्न है तो पूछ लो। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं वेस्टर्न थॉट में। ध्यान रखना, थोड़ा रूम पे पढ़ लिया करना तो पच जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो पचेगा नहीं। देखो,
आपसे पढ़कर हिंदी मीडियम का रिजल्ट अच्छा हो। देखो मेरी भी इच्छा प्रबल है कि आप पढ़ो, पढ़ने वालों को सपोर्ट करने में अलग स्थिति बनी रहती है। अभी भी जो लोग मेंस दे रहे हैं उनको ऑनलाइन में सपोर्ट कर रहा हूं। जो हमसे डायरेक्टली टच में आ गए हैं कहीं से मैसेज लेकर रेफरेंस पे, उनको शाम में जाने के बाद कभी 9 बजे से, कभी 9:30 से वो गूगल मीट या अलग अलग तरीके से उनके प्रश्नों का समाधान कर रहा हूं जो मेंस दे रहे हैं। बीच में तो स्थिति ये थी कि एकदम पूरी तरीके से लगता है कि एक ही जाकर जगहों पे लोग नतमस्तक होने के लिए रेडी हैं, किसी को समझाओ मानने के लिए रेडी नहीं था। सोशल मीडिया पे इतना कुछ लोगों का प्रभाव हो गया, उन लोगों ने मेंस में जैसा समझाया लोग बात मानने के लिए, सुनने के लिए रेडी नहीं थे। कुछ अच्छी चीजें मिल रही है तो लेने के लिए रेडी नहीं है, तो फिर वैसी स्थिति में अलग हटना ज्यादा बेहतर होता है। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि ठीक स्थिति वो अब लोग तलाश कर रहे हैं कि अच्छी चीजें कुछ मिल जाए, ये प्रमाणिक चीजें नहीं है। 4 कलर में प्रिंट आउट नोट छपा हुआ है मगर दम नहीं है, ये स्थिति हो गई है। कलरफुल नोट्स है, तो कलरफुल होने से क्या अंतर पड़ जाता है बोलो? तो ध्यान रखना। मैं तो चाहता हूं जो मेंस देने वाले हैं उनको अलग से मैं सपोर्ट कर दूंगा, बिल्कुल करूंगा, ये दिमाग में है। पढ़ने वाला हो तो फिर पढ़ाने में भी मजा आता है। अध्याय 4 का प्रश्न 7 और 8, अध्याय 4 का देखते रहना। अब 5 हो रहा है, इतने दिनों के बाद निकाल रहा है सवाल। 4 खत्म हुआ पूछ के निपटाते चलो, 5 खत्म हुआ पूछ के निपटाओ, ये आपकी ड्यूटी बनती है। क्लियर है? कई प्रश्नों का मैं टेस्ट दे ही रहा हूं, उसका मॉडल आंसर मैं दे रहा हूं। अरे मेरा देखो अपना 500 नंबर, आप जो क्लास चल रही है लगभग 130 घंटे में आप 500 नंबर का पेपर तैयार करोगे। कितने नंबर का? क्योंकि और जैसे इतिहास है, भूगोल है, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि ध्यान रखना उसका रोल पीटी में भी है। मैं जो पढ़ा रहा हूं इसका रोल प्रीलिम्स में नहीं है। प्रीलिम्स में इस संदर्भ में बोल सकते हो कि अगर ये 500 नंबर खूब अच्छे से तैयार होकर बैठे हो तो पीटी पढ़ते वक्त मन लगेगा कि मेरा इतना नंबर तैयार है, तो पढ़ने का मन ज्यादा करेगा, बट डायरेक्ट उपयोग नहीं है। तो आपको इतिहास ज्यादा समय देना पड़ेगा। नंबर कम है मगर ज्यादा देना, क्योंकि जब आप एग्जाम देते हो ना, पहला सवाल आईएएस मेंस का इतिहास से लिखते हो, पहला सवाल कहां से रहता है, तो तुलनात्मक रूप से ज्यादा समय देना पड़ेगा। ज्योग्राफी में भी थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ेगा, मगर कई ऐसे खंड हैं जहां थोड़ा बहुत आप थोड़ा मैनेज कर सकते हो। अब आपके ऊपर निर्भर है उन खंडों को खोजना, उन खंडों को पकड़ना, कितना समय दिया जाए, ये कुछ हद तक आपकी भी अपनी भूमिका है। मैं अपने खंड में बता सकता हूं 130 घंटा 500 नंबर के लिए कोई ज्यादा नहीं है। आप पता लगाओ कि 10 नंबर के वर्ल्ड हिस्ट्री में लोगों ने 100 घंटा पढ़ा रखा है। बोलो, पढ़ाया है ना? 10 नंबर के लिए पता है आपको? आप समझो उन लड़कों के साथ कितना अन्याय हुआ होगा। वो गांव से उठकर लड़का आया, वो पूर्ण विश्वास कर रहा है आपके ऊपर, और आप पता चलता है उसको 10 नंबर के लिए पढ़ा रहे हो। कितने दिन? 50 दिन की कक्षा। सामने वाले का अपना प्रयोजन है, अपना हित है कि अगर मैंने 100 घंटे पढ़ा दिया सामने वाले को वर्ल्ड हिस्ट्री, तो सामने वाला हिस्ट्री ऑप्शनल ले लेगा। ये हित पूर्ति की बात है, विशुद्ध स्वार्थ की बात है। इसमें छात्र का कोई कल्याण नहीं है कि सामने वाला ये चाहता हो कि छात्र का कल्याण हो जाए, ये मेरे ऊपर विश्वास करता है। उसको पता नहीं रहता है, गांव से उठकर आया है, कि 10 नंबर का ये पार्ट है। कई बार आता है, कई बार, और आ भी जाएगा तो गारंटी नहीं है कि आप लिख लोगे पढ़ के। इस तरीके का सवाल है, बहुत आसान भी नहीं है। ये आपका अपना विवेक काम करना चाहिए। इंग्लिश मीडियम में कोई 50 घंटा पढ़ा दे, ये वर्ल्ड हिस्ट्री संभव नहीं है। हिंदी मीडियम में 100 घंटे की क्लास चल रही है, कहां जाएगा हिंदी मीडियम बोलो? और ये काम सो कॉल्ड बिग शॉट्स कर रहे हैं।
बिग शॉट्स में बता रहा हूं, सो कॉल्ड, तथाकथित। हो सकता है मेरा कोई काट के उनको जारी कर दे, तो मुझे पता है उनकी दशा भी, उनके कई चीजों से मैं परिचित हूं, ध्यान रखना। समझ में आया? तो ऐसा काम लोग कर रहे हैं। 10 नंबर के लिए कितना घंटा? 100 घंटे, फैक्ट है ये। अच्छा ये बताओ, रिजल्ट नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? कहीं कहीं 20 नंबर का पार्ट है, उसमें पता चलता है कि 120 130 घंटा, या 500 नंबर कितने घंटे में? 130 घंटे में बड़े अच्छे से कर लेंगे। 5-10 घंटा आगे पीछे हो सकता है, ये तो बड़ा अच्छा है ना। अब 750 नंबर आप कितने में करोगे, आपके ऊपर निर्भर है। मैं अपने पक्ष की तो जिम्मेदारी मुझे है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? वो ध्यान रखना। तो ये पूछ रहा है केजीएस में सिलेबस, मैं अपने बारे में बता सकता हूं ना, सबके बारे में कैसे बोल दो। और यहां पे कम से कम ये है कि इस टाइप से, यहां पे सुजीत जी जुड़े हुए हैं, उनको बिल्कुल पता है। दिल्ली में कुछ पढ़ाने वालों में हमको लगता है कि 1 या 2 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आईएएस का इंटरव्यू भी फेस किया है हिस्ट्री में। इतिहास सब्जेक्ट पढ़ाने वालों में जो हिंदी मीडियम के जितने लोग हैं उसमें से 1 या 2, मैक्सिमम हमको लगता है 2 शायद है, क्योंकि जितने ऊपर अपर के लॉट में सबको मैं जानता हूं। कई लोगों का पीटी भी पास होते रहे, मेंस कभी निकला नहीं, बाद में धीरे धीरे बन जाता है माहौल। बोलो। तो उनमें से एक सुजीत सिंह हैं। सुजीत जी हैं, इन्होंने आईएएस का, समझ लेना, और ड्यू से पास आउट हैं। तो पास आउट है तो उसका असर तो कुछ मिलेगा, जो ड्यू से होगा कुछ असर अलग जरूर दिखेगा, ये दिमाग में रख लेना। थोड़ा यहां का स्तर अलग है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्तर अभी भी कई सारे यूनिवर्सिटी से थोड़ा अलग है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का। समझ में आया? तो उनकी स्थिति अलग है। हमसे भी बात होती है, मैं भी बातचीत में आता है कि देखो मैं ये सारी बातें बोलता हूं क्लास में, तुम ध्यान रखना। तो ये बात तो उनको भी पता है। ठीक है? मैं तो 2.5 लाख वालों के बारे में बता रहा हूं कि 2.5 लाख वाले ये काम कर रहे हैं, ये काम ठीक नहीं है। ठीक है क्या? बोलो, ये काम ठीक है क्या कि 10 नंबर के लिए 100 घंटा पढ़ो? जरूरी नहीं है। और कभी आपको देखो, आपको प्रयास करना है, कभी आप सारे लोग मान लो थोड़ा सा ध्यान दोगे तो अच्छा रहेगा ना। गलतियां पहले से सब पकड़ में आ जाए। कभी लगता है कि यार ये 100 घंटा पढ़ाते हैं, जरूर कुछ ना कुछ होगा। 23 का सवाल उठा लो, 23 का मैटर उठा लो उनका, और 24 का सवाल लेकर बैठ जाओ। वो 100 घंटे वाला मैटर लेकर बैठो, 2-3 घंटे का काम करो, 4-5 लोग मिल जाओ कि अगर पिछले साल अगर 23 में इन्होंने पढ़ा रखा है, 100 घंटा पढ़ा रखा है, 150 पेज पढ़ा रखा है या 200 पेज, अगर वो 200 पेज हम पढ़ के जाते तो क्या 24 का 10 नंबर का सवाल हम लिख पाते? ये आपको डिसाइड करना है, आपको इसका परीक्षण करना चाहिए। और एक बार 2 घंटा लगे, आपका कई 100 घंटा बचेगा ना। ये आपको यह काम करना चाहिए। 4 लोग मिलोगे तो आराम से कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ये मत देखो कि सामने वाला बाद में क्या दिखा रहा है, सब सेटलमेंट है। आप सीधे सीधे उनका मार्केट से उठाओ, सबका मार्केट में नोट्स अवेलेबल है कि नहीं है? उठा के परीक्षण कर लो, व्यक्तिगत तौर पे सत्यापित करो, आपका कई 100 घंटा बच सकता है। ये ध्यान रखना, ये सब काम करना चाहिए। मेरा मानना है, अगर फील्ड में उतरे हो तो एक बार कर लो, बार बार नहीं। उसके बाद फोकस कर लो कि हाँ इस तरीके से मुझे अध्ययन, तो सफलता अभी भी मिल सकती है, बहुत अच्छा रिजल्ट हो सकता है। इसमें आपकी भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप किस पार्ट पे कितना समय लगा रहे हैं। और नहीं बहोगे, अगर खुले तरीके से अपने को फ्री छोड़ दिया है तो कहीं पे भी बह के चले जाओगे, लक्ष्य तक पहुंचना कठिन काम हो जाएगा, बीच में ही कोई किनारा पकड़ लोगे। ध्यान देना। क्लियर है? तो आपके ऊपर बहुत कुछ निर्भर है कि आप कितने विवेक से चीजों को अपने पास आने दे रहे। क्लियर? बोलो क्लियर। तो दिल पे नहीं लेना है, ध्यान देना। थैंक यू। कल देखेंगे शेष पक्षों को।